सक्सेसफुल तरीके से एटीपी सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और जितनी मेरी नॉलेज में है, जितने बच्चे मुझे ग्रेड ब्रेकअप शेयर करते हैं, वो बच्चे जिनके पेपर में बी या सी भी आए हैं ना, एटीपी में ए ही आ जाता है। तो एटीपी ऐसा नहीं है कि एक बहुत आसान पेपर है, इट इज अ प्रैक्टिस बेस्ड पेपर। अगर आपकी प्रैक्टिस एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये पेपर से आप डरेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों में अच्छा, एटीपी के पहले बैकग्राउंड बता दूं आप लोगों को कि एटीपी इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, इट्स पेपर 4। असल में है क्या कि आप पेपर 1 देते हो एमसीक्यू वाला, पेपर 2 देते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस वाला, और पेपर 3 है ना वो प्रैक्टिकल पेपर है। लेकिन हमारा जो जोन लगता है जोन 4 कैम्ब्रिज के जोन्स में, इस जोन 4 में हमारे जो है ना गल्फ कंट्रीज भी आ जाते हैं और हमारा ये पाकिस्तान वगैरह भी आ जाता है। तो इस जोन 4 को कैम्ब्रिज कहता है कि भाई आप इस काबिल नहीं है कि आपके ओ लेवल्स के बच्चों को लैब में छोड़ा जाए, आप इस काबिल नहीं है कि आपको लैब कराई जाए। तो इसलिए यूके में और अगर आप बाकी जोन 1 2 या 5 में अगर आप होते तो आप एटीपी नहीं दे रहे होते, बल्कि आप ओ लेवल्स में प्रैक्टिकल पेपर देते लैब में जाके। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक पेपर है जो आपने थियोरेटिकली ही आंसर करना है। ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लैब में खड़े होके भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पेपर है ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। अच्छा, 2002 से अगर हम शुरू कर लें, 2002 से लेकर 2010 तक के जो पेपर्स हैं उनमें ये एटीपी 75 मार्क का पेपर होता था, और उसके बाद फिर 2010 से ऑनवर्ड जो पेपर है उसमें ये पेपर ये जो एटीपी है वो 60 मार्क का हो गया। तो पेपर 2 भी 60 मार्क का है, पेपर 4 भी 60 मार्क का है, और पेपर 1 जो है 40 मार्क का है। तो 60 60 120 और 40 पेपर 1 के 160 मार्क्स का केमिस्ट्री पूरा बनता है। और सबसे बड़ा एटीपी जो है वो केमिस्ट्री का ही है, सबसे बड़ा एटीपी केमिस्ट्री का ही है। जो लोग बायोलॉजी वाले हैं वो जानते हैं बायोलॉजी का एटीपी जब आप सॉल्व करेंगे या कर रहे होंगे तो आपको बायोलॉजी के एटीपी में मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप फिजिक्स के एटीपी में जाएंगे, वहां भी ऐसे ही है, 4 या 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। केमिस्ट्री के एटीपी में मिनिमम 10 सवाल होते हैं या 9 सवाल होते हैं। एक आध पेपर ऐसा होगा जिसमें 7 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी होगी। लेकिन स्टैंडर्ड एटीपी में आपको 9 या 10 सवाल मिलेंगे। अच्छा, हम एक्सक्लूसिव क्यों करते हैं? टीचर के लिए बड़ा आसान होता है टॉपिक बाय टॉपिक साथ साथ करा देना, लेकिन आप उसे कभी भी कंसोलिडेट ही नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन एटीपी में है और ये क्वेश्चन एटीपी में नहीं है। तो बड़ा ही जंबल अप सिचुएशन हो जाती है, और इसी वजह से स्कूल्स के जितने ही बच्चे हैं वो एटीपी को लेके कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। अब हम यहाँ पर इस सेशन में टोटल 6 क्लासेस होंगी, 6 संडेज आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, और 6 संडेज के अंदर ये जो 2 बुक्स आपके पास मौजूद हैं ये पूरी सॉल्व आप कर लेंगे। ठीक है जी। और अगर आप नहीं करेंगे तो जो डेजिग्नेटेड होमवर्क आपको मिल रहा है वो डेजिग्नेटेड होमवर्क कंप्लीट ना होने की सूरत में आप अगली क्लास अटेंड नहीं करेंगे, और हर क्लास में आप एटीपी के ऑलमोस्ट 15 to 17 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखेंगे। हम एटीपी को टॉपिकल अंदाज में करेंगे, हम एटीपी स्टैंडर्ड पेपर स्टार्ट करके नहीं करेंगे, बल्कि कुछ टॉपिक बाय टॉपिक एटीपी के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। जैसे आज जिस क्वेश्चन का हम टारगेट करने बैठे हैं, ये क्वेश्चन हर साल आता है। हम एटीपी के पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो हर साल आते हैं, यानी उस टॉपिक के क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम पकड़ लें तो आउट ऑफ 60 47 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। हर साल रिपीट होने से मुराद एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते, लेकिन टॉपिक वो रिपीट होता है। तो हम उन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करेंगे ताकि वो 47 मार्क्स आउट ऑफ 60 हर बच्चा ले सके मिनिमम। और अगर आपने 47 ले लिए तो आपका मरे से मरा बहुत हाई थ्रेशोल्ड भी हुआ तब भी बी तो एटीपी में बनेगा ही बनेगा। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो ये है कि जिस तरह हम लोग एटीपी करते हैं, जिस लगन के साथ, जिस धुन के साथ, तो एटीपी में पूरे मार्क्स आ जाए 100 आउट ऑफ 100, यानी परसेंटेज में आप पूरे मार्क्स लें। और एटीपी में ये पॉसिबल है, एटीपी में विद डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और मैं भी एक ग्रुप को ऑलरेडी कराकर आ रहा हूं अभी एटीपी, आज उनका भी पहला सेशन था। मैं उनको भी ये बता रहा था कि देखो केमिस्ट्री में ना एग्जाम में जब तुम कंसोलिडेटेड तैयारी करके बैठोगे तो पेपर 1 इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, पेपर 2 नहीं होगा। जो बच्चा पूरा साल पढ़ के जाएगा ना, पेपर 2 जिस दिन हम ईयरली शुरू करेंगे अप्रैल में, तुम्हें अंदाजा होगा कि पेपर 2 में कुछ सिलेक्टेड बातें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, और ये तुम अपने मुंह से कहोगे कि इतना मुश्किल भी नहीं था जितना पूरे साल लग रहा था। पेपर 4 में ये भी तुम्हारी यही बात आ जाएगी कि यार ये तो रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब है अगर हम प्रैक्टिस अच्छी कर लें तो हम कर लेंगे। पेपर 1 इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। पेपर 1 वो पेपर है जो आपको प्रॉब्लम में डालता है, क्योंकि 40 सवाल 40 अलग कॉन्सेप्ट से होते हैं। इसीलिए पूरे साल मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर 1 की प्रैक्टिस इसकी तगड़ी है ना, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट तगड़ा है, और कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि पेपर 2 अच्छा निकाल लेगा। और पेपर 4 हम एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। तो इसलिए
इस पेपर को एग्जैक्ट अलग से एक अहमियत हासिल है, इसका अलग सेशन भी इसीलिए रखा जा रहा है। और इसके काम पर मैं पहले आपको बता दूं, कल भी किसी बच्ची का आप में से पेरेंट का फोन आया था, तो भाई बताए मैं दूं कि अब आपको, अब तक जितनी केमिस्ट्री आपने मेरे साथ पढ़ी है, बहुत एक्सक्लूसिव काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आज के बाद से आपको बेतहाशा काम एटीपी का मिलेगा। मैंने आपको क्या कहा, 6 क्लासेस में यानी 1.5 महीने में ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो वो कब होगा, जब दिन रात आप काम करें। और इसीलिए बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब हमने बनाया हुआ है कि जो टॉपिक आज हम करेंगे उस टॉपिक का होमवर्क आप घर लेके जाएंगे और अगली क्लास से पहले वो सारा आप करके लेकर आएंगे। और अगर नहीं होगा तो ये हर साल रहा है मैं कि ये एटीपी बुकलेट में फाड़ दूंगा, ठीक है जी, फिर आप और आपको घर भेज दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लासेस आप अटेंड नहीं कर सकते, एटीपी पर आप खुद ही कर लीजिएगा। और मैं सच बता दूं, एटीपी में जो टॉपिक्स आते हैं अगर आप खुद करने बैठ गए तो कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आपको इस वक्त क्लास में करने से सीखने को मिलेगा। आपकी क्लास चूंकि अभी आज बाद में है तो टाइम लिमिट हमारे पास अच्छी खासी है। आज की क्लास में मैं आपको पहला एक क्वेश्चन टारगेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम क्लास में 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप एक आध क्वेश्चन मेरे बगैर प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप बहुत सारा होमवर्क लेके जाएंगे। आज की क्लास के बाद तकरीबन 500 क्वेश्चन आप होमवर्क में लेके जाने वाले हैं और ये अगले हफ्ते से पहले आप करके लेकर आएंगे, ठीक है जी। करने से होगा, हर साल करते हैं बच्चे, ऐसा कोई नामुमकिन टास्क नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं और प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड पार्ट है, फ्रस्ट्रेशन जल्दी हो जाती है। मैं क्यों कहता हूं आप फिजिकल आके ले लें, क्योंकि सारा प्रैक्टिस बेस्ड मटेरियल मैं जब तक देखूंगा नहीं, आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना मुझे आएगा। इसलिए जो मजबूरन जो बच्चे कराची से बाहर है उनका तो खैर अलग मसला है, वो भी अपने पास एटीपी पेपर खोल के बैठे, और जो फिजिकल बच्चे मौजूद हैं उनको ज्यादा बेहतर फील होगा क्योंकि मैं साथ साथ चेक करता जाऊंगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन करें, बातें नहीं करें प्लीज। सॉरी, बुक्स खत्म हो गई? अच्छा चले फिर, अब खत्म हो गई तो कल तक दोबारा आ जाएंगी लेकिन आज क्या करेंगे, आज फिर कम से कम स्क्रीन पे फोकस कीजिए क्योंकि पेपर के बगैर ये दिस इज द ओनली पेपर जिसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बहरहाल बिस्मिल्लाह करते हैं। बेटा आज जो पहला टॉपिक हम एटीपी में टारगेट करने जा रहे हैं, वी कॉल दैट शिट एसिड बेस टाइट्रेशन। और आप जो मेरे साथ बैठे हो, हम सब ने एसिड बेस का चैप्टर अभी रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है जी। एसिड बेस का चैप्टर रिसेंटली अभी हमने कंप्लीट किया है और अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी याद होगा तो गुजारा हो जाएगा। एसिड बेस्ड आज जो एटीपी में क्वेश्चन टारगेट हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है जिस टॉपिक से, वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। ये टॉपिक हर साल एग्जाम में आता है, मैक्सिमम ये टॉपिक का सवाल 21 मार्क का भी आया हुआ है और ऑन एवरेज इस टॉपिक से जो सवाल आता है वो 14 to 17 मार्क का आता है। यानी आउट ऑफ 16 मार्क्स आज की क्लास में आप 14 से 17 मार्क्स एवरेज आउट ऑफ 60 हासिल करने के काबिल हो जाएंगे इस कंपोनेंट में, जो बहुत बड़ी बात है। और मल्टीपल ईयर्स ऐसे भी हैं जिसमें 21 मार्क का भी ये सवाल आया हुआ है, ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है जो आज आप सीखने जा रहे हो। नंबर 1, इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे चले जाएं, हम पहले आपको कुछ ब्रीफिंग दे देते हैं। सबसे पहला सवाल आ जाता है, एसिड क्या है और बेस क्या है। अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, मैं क्विकली बता देता हूं ताकि रिकॉल हो जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी आ जाए कि एसिड और बेस क्या होता है। आप ओ लेवल्स में पढ़कर, ओ लेवल्स ही है मतलब आप थ्योरी में पढ़कर आते हैं कि एसिड वो चीजें हैं जो पानी में एचाइन डोनेट करती हैं और बेस वो चीजें हैं जो पानी में OH डोनेट करती हैं। फॉर रिकॉल जस्ट रिमेंबर सम कॉमन एसिड्स, HCl, HNO3, H2, SO4 एंड CH3, COOH। मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था कि ये 4 एसिड्स आपको नाम और फॉर्मूले के साथ याद होनी चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनोइक एसिड, ठीक है। इन 4 में से जो लास्ट वाला एसिड है, इट्स अ वीक एसिड, इट्स अ वीक एसिड, बाकी तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है जी। कुछ कुछ बातें रिकॉल कर रहा हूं। फिर बेस में से मैंने बताया था जिस मेटल के साथ O या OH लग जाए वो बेस है। तो NaOH भी बेस है, KOH भी बेस है। अगर मैं CaO लिख दूं तो बेस है या नहीं है? बिल्कुल। मेटल के साथ क्या लग गया? O। जिस मेटल के साथ O या OH लग जाए, जिस मेटल के साथ O या OH लग जाए वो बेस होता है। तो अगर आपको मेटल जैसे कैल्शियम के साथ O लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इट इज अ बेस। अगर आपको Na के साथ OH लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज अ बेस। तो एसिड और बेस की टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। तो अब अगला सवाल आ जाता है कि भाई एसिड बेस टाइट्रेशन से क्या मुराद है? बेसिकली तो एसिड बेस का रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। जरा याद कीजिएगा कि जब एसिड को हम थ्योरी में पढ़ते थे मेटल से रिएक्ट कराते हैं,
तो मेटल से रिएक्ट कराने पे क्या बनता था बच्चों, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब चूंकि हाइड्रोजन एक गैस है, तो जब एसिड और मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो गैस के बबल्स नजर आएंगे नहीं आएंगे? तो इसका मतलब है एसिड और मेटल के रिएक्शन में एक डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी गैस की, ऐसा नो? अच्छा, इसी तरह ऑनलाइन वालों ने भी पार्टिसिपेट करना है। एसिड को अगर मैं मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट कराता था, क्या बनता था, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है? जी हाँ, बिल्कुल एक गैस है। और क्या गैस के बबल्स हमें नजर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की तो एफरवेसेंस बनते हैं, एकदम झाग की तरह बन, जैसे कोल्ड ड्रिंक में से निकलता है वो वाली चीज होती है। तो मालूम हुआ कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल से कराएंगे तब भी ऑब्जर्वेशन होगी करने वाले को कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह एसिड का अगर कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तब भी रिएक्शन करने वाले को क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगी। समझ में आई? लेकिन अगर हम एसिड का रिएक्शन बेस से कराते हैं, एसिड का रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों, बेस से, तो बनता है सॉल्ट और वाटर। वाटर भी कलरलेस है, ज्यादातर सॉल्ट भी कलरलेस होते हैं, एसिड बेस भी क्या होता है, यूजुअली कलरलेस होता है। इसका मतलब है जब एसिड और बेस के रिएक्शन होते हैं तो कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती, कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती। पहली चीज तो ये समझ लिया आपने कि एसिड और बेस के रिएक्शन में यूजुअली कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती, जैसा कि ऊपर थी। ठीक है, इसीलिए एसिड बेस के रिएक्शंस को हम अलग से पढ़ रहे हैं। अब टाइट्रेशन किसे कहते हैं? अच्छा, एक बात और बता दूं ये ना उम्मीदों को, जो बच्चे अभी तक पीछे चल रहे हैं ना, अगर एटीपी में तुम सही रिदम पकड़ गए तो तुम्हें ये कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाएगा पेपर 1-2 के लिए, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि केमिस्ट्री तुमसे हो रही है। तो अब समझ लो टाइट्रेशन क्या होती है। अगला टर्म टाइट्रेशन डिफाइन करने के लिए भी आ जाती है। टाइट्रेशन किसे कहते हैं? टाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस ए और बी होता है। लिसन केयरफुली, टाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, ए और बी। सब्सटेंस ए के बारे में हमें कुछ बातें बता दी जाती हैं और उन बातों के जरिए हम सब्सटेंस बी का अननोन डेटा फाइंड आउट करते हैं। टाइट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग नोन वैल्यू ऑफ अदर सब्सटेंस। टाइट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, ए और बी, अब कुछ डेटा हमें ए के बारे में दिया हुआ है और बी के बारे में कुछ डेटा क्या है, अननोन। तो बाय यूजिंग ए जो बी का अननोन डेटा हम फाइंड आउट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। तो आज की क्लास की पहली डेफिनेशन हम लिखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। लिखें बेटा, टाइट्रेशन का डेफिनेशन लिखिएगा। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। यहां से लिखो बस, 2 मिनट ऊपर नहीं, साथ साथ करो काम। खत्म हो गए बच्चे, बता रहे हैं नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, अब्दुल्ला और फसिया, बात थोड़ी समझ में आ रही है यहां तक बच्चों? यस सर। चलो, तो अब तक हमने एक ही चीज सीखी, बाकी सब थ्योरी की बात मैंने रिपीट की। आज हम एटीपी का पहला क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का। क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले क्या कुछ कम हो गई, ये लो आज हम पहला क्वेश्चन टारगेट करने जाएंगे और भरपूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने आपको क्या बताया कि कुछ बेसिक्स तगड़ी करने की जरूरत है। एसिड और बेस क्या होता है, जो सब्सटेंस एचाइन ओएचाइन देता है, एसिड बेस हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। कुछ कॉमन एसिड, कुछ कॉमन बेसिस को रिकॉल कर लिया। फिर हमने बताया कि एसिड का रिएक्शन जब मेटल से या कार्बोनेट से होता है तो डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम टाइट्रेशन पर चले जाते हैं। टाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं। एसिड या बेस की में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है, दूसरे की अननोन होती है, और हम उसे फाइंड आउट करते हैं। अब मेरे बच्चे, टाइट्रेशन का सेटअप थोड़ा समझ लीजिए। हम लैब में नहीं खड़े हुए, लेकिन कुछ बातें मुझे आपको लाजमी बतानी है। टाइट्रेशन का सेटअप जो है उसको समझने के लिए 4 बातें समझ लीजिए। टाइट्रेशन जब भी करते हैं 4 बातों का इल्म होना जरूरी है। टाइट्रेशन जब भी करते हैं, अभी मैं जहां करा रहा था वहां लैब भी थी, मैंने अपैरेटस दिखा दिए थे क्लास में, यहां नहीं है तो यहां बना के बताता हूं।
टाइट्रेशन करने को नहीं आएगी, लेकिन चूंकि सवाल टाइट्रेशन से रिलेटेड होगा इसलिए 4 बातें समझना जरूरी है। जब टाइट्रेशन एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो 4 बातें पता होना जरूरी है। नंबर 1, आपको 3 एपरेटस के नाम और वो दिखते कैसे हैं इसका अंदाजा होना चाहिए। सबसे पहला एपरेटस जिसका आपको अंदाजा होना चाहिए वो है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो एपरेटस दिखता कैसा है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में दिखा भी दूं। जनाब, पहला एपरेटस जो हमें एसिड बेस टाइट्रेशन में चाहिए, इट्स अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब जिसमें यहां पर कॉर्क फिट हुआ होता है जैसे नलके का कॉर्क होता है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ब्यूरेट। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्यूरेट। पहला इंस्ट्रूमेंट जो टाइट्रेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है वी कॉल इट ब्यूरेट, BURETTE, ब्यूरेट। ठीक है जी, ये इंस्ट्रूमेंट बने हुए भी आते हैं, पहचानने के लिए भी आ जाते हैं एक एक नंबर में। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए होता है वो होता है ब्यूरेट, जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके एंड में टैप या कॉर्क लगा होता है नलके की तरह। ठीक है जी, ब्यूरेट। याद रखिएगा, ब्यूरेट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वॉल्यूम। ब्यूरेट इज द मोस्ट, ऐसे जो बातें हम सीख रहे हैं ना ये थ्योरी में भी आ जाती हैं, इसलिए हर बात इंपॉर्टेंट है। ब्यूरेट सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है क्या मेजर करने के लिए? वॉल्यूम। अगर कहीं पर तुम्हें वॉल्यूम मेजर करना है तो सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारे पास है विद लीस्ट फॉल्ट, विद लीस्ट एरर, वो क्या है? ब्यूरेट है। तो यहां पर लिख लेंगे मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वॉल्यूम। सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो ब्यूरेट है। इतनी बात समझ में आती है? पहला इंस्ट्रूमेंट, मैंने कहा 3 एपरेटस याद रखने हैं। पहला एपरेटस ब्यूरेट है, लंबी सी ट्यूब होती है, आखिर में कॉर्क लगा होता है और ये आउटलेट नोजल है जहां से लिक्विड बाहर आएगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, वो भी इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कहां डिफरेंस आ जाता है जरा देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, देखते ही आप पहचान लेते हैं, वी कॉल दिस पिपेट। क्या कहते हैं इसको? पिपेट कहते हैं। ठीक है जी, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया मार्केट में, इसे हम कह रहे हैं पिपेट। ठीक है जी बेटा, पिपेट जो होता है ये यूजुअली ओ लेवल्स में 25 cm क्यूब का फिक्स वॉल्यूम इस्तेमाल करता है, यानी 25 cm क्यूब के फिक्स वॉल्यूम पे कैलिब्रेटेड होता है। यानी पिपेट में जब भी आप कोई लिक्विड कलेक्ट करेंगे वो कितना आएगा? 25 cm क्यूब आएगा। अब मेरी बात गौर सुनना, मैंने कहा मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वॉल्यूम इज ब्यूरेट, लेकिन अगर तुम्हें वॉल्यूम 25 cm क्यूब का कैलकुलेट करना हो फिर आंसर क्या होगा? क्योंकि पिपेट कैलिब्रेटेड ही 25 cm क्यूब पर है, तो अगर तुम्हें इन स्पेसिफिकली मेंशन हो कि 25 cm क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो क्या एपरेटस यूज होगा? पिपेट इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी वॉल्यूम हो, लेट्स से 12.4 cm क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, लेट्स से एग्जामिनर कहता है 60.3 वॉल्यूम निकालना है, एग्जामिनर कहता है 10.2 या 4.7 cm क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, यानी 25 cm क्यूब के अलावा अगर कोई वैल्यू एग्जामिनर कहता है फिर आंसर क्या होगा? ब्यूरेट। लेकिन अगर स्पेसिफिकली वो कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का 25 cm क्यूब लेना है तो फिर आंसर क्या होगा? पिपेट होगा जी। 25.5 हो तब भी ब्यूरेट आंसर होगा, सिर्फ 25 के लिए पिपेट होगा। होल नंबर वैल्यू, डेसिमल नहीं। 25 cm क्यूब 24.8 भी हो तब भी आंसर क्या होगा? ब्यूरेट होगा। तो ब्यूरेट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर स्पेसिफिकली 25 cm क्यूब वॉल्यूम निकालना है तो पिपेट चूंकि कैलिब्रेटेड ही इस वॉल्यूम पर होता है, इसलिए ये वॉल्यूम आपको पिपेट में श्योरिटी के साथ अच्छा मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 2 ऑपरेटर्स हो गए जी। हाँ जी, मैं बताता हूँ। पिपेट 25, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, 25 cm क्यूब के अलावा पिपेट 2 वॉल्यूम्स पर और भी अवेलेबल है, एक 10 cm क्यूब पर और एक 50 cm क्यूब पर। पिपेट जिस तरह 25 cm क्यूब के वॉल्यूम पे कैलिब्रेटेड आती है, इसी तरह 10 cm क्यूब के वॉल्यूम पर भी आती है और 50 cm क्यूब के वॉल्यूम पर भी आती है। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो फिर आपको मेंशन करेगा कि 10 cm क्यूब की पिपेट अवेलेबल है, अब बताओ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो अगर वो बता देगा कि 10 cm क्यूब की पिपेट भी अवेलेबल है तो आप 10 cm क्यूब के वॉल्यूम के लिए क्या ले लोगे? पिपेट ले लोगे। समझ में आ रही बात? तो नॉर्मली जो हमारे डेसिमल वॉल्यूम्स हैं या नॉर्मली जो हमारे रैंडम वॉल्यूम्स हैं उनके लिए हम ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें एक कैलिब्रेटेड पिपेट दे दी जाए और बताएगा कि वो पिपेट है अवेलेबल तो फिर आप पिपेट। ठीक हो गया? पिपेट में डेसिमल वॉल्यूम नहीं आता। 10 cm की 3 पिपेट अवेलेबल है मार्केट में, 10 cm क्यूब, 25 cm क्यूब और 50 cm क्यूब, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? 25 cm। तीसरा एपरेटस,
तीसरा एपरेटस जो टाइट्रेशन में, अच्छा टाइट्रेशन की आज पहली दफा सुन रहे हो तुम, लेकिन अब टाइट्रेशन कई दफा आएगा, एक्सपेरिमेंट टेक्निक भी हम कवर करेंगे, उसमें भी टाइट्रेशन आएगा, तो ये सारे फेमिलियर हो जाओ। टाइट्रेशन के लिए मैंने कहा 4 बातें याद रखनी है। पहला 3 एपरेटस, नंबर 1 ब्यूरिक, नंबर 2 पिपेट, और नंबर 3 आ जाता है तीसरा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। ये इन तीनों में सबसे लीस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है वॉल्यूम के लिए, ये कहलाता है कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है जी, मेजरिंग फ्लास्क नहीं होता बेटा, ये कॉनिकल फ्लास्क। एग्जैक्टली दिस इज नॉट कॉल्ड एज, इन जनरल वी कैन कॉल इट मेजरिंग फ्लास्क, स्पेसिफिक नेम जब एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखोगे? कॉनिकल फ्लास्क लिखोगे। कॉनिकल शेप का है, वी विल कॉल इट कॉनिकल फ्लास्क। तो मैंने कहा टाइट्रेशन से रिलेटेड 4 बातें याद रखें, 3 तो यही हो गए, 3 एपरेटस। कौन कौन से? ब्यूरेट, सबसे लंबा एपरेटस जो होता है ब्यूरेट होता है। उसके बाद पिपेट जो है वो एक एपरेटस है, देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? जो इसका सॉलिड पार्ट है ना, इसे कहते हैं पिपेट बल्ब। ये जो पिपेट का सॉलिड पार्ट है, इसको लेबल कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, दिस इज पिपेट बल्ब, ठीक है जी। और उसके बाद ये नीचे जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है? कॉनिकल फ्लास्क। ये 3 बातें हो गई। अब चौथी बात, बल्ब। बल्ब, बल्ब होता है ना, बल्ब, BULB, ठीक है। अब मेरी बात गौर सुनना बच्चों, टाइट्रेशन का सेटअप इमेजिन कीजिए। अब चूंकि यहां हमारे पास फिजिकली apparatus फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक ब्यूरेट है, एक फ्लास्क है, और एक जो है पिपेट है। अब ये इमेजिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग भी करनी है, वहां पर भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मेरे बच्चे, आप टाइट्रेशन कर रहे हो एसिड और बेस की, मेरी बात बहुत गौर सुनना, ऑनलाइन वाले भाई जाग जाना, वरना आज मैं भूल जाऊंगा कि आप भी क्लास में हैं। एसिड और बेस की टाइट्रेशन कर रहे हो मेरे बच्चे, आप जब एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हो, यानी एसिड बेस को रिएक्ट कराने के लिए जा रहे हो, एक केमिकल आप ब्यूरेट में लेते हो, एक केमिकल आप फ्लास्क में लेते हो। एसिड और बेस में से एक केमिकल, कोई एक केमिकल किसमें ले लोगे? ब्यूरेट में, और दूसरा केमिकल किसमें लोगे? फ्लास्क में। वैसे ये चेंज होता रहता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इन जनरल याद रख लो, वैसे लिखा हुआ आएगा कि कौन सा ब्यूरेट में है और कौन सा फ्लास्क में है, लेकिन बी फॉर बेस, बी फॉर ब्यूरेट। यूजुअली बेस ब्यूरेट में होता है, यूजुअली बेस किसमें होता है? ब्यूरेट में। यानी अगर तुम प्लानिंग करोगे तो बेस को ब्यूरेट में डालोगे, एग्जामिनर डेटा लिख के देगा, वो बता देगा क्या चीज ब्यूरेट में है और क्या चीज फ्लास्क में है। लेकिन जब तुमसे प्लानिंग करवाएगा तो बेस को कहां ले लोगे? बी फॉर बेस, बी फॉर ब्यूरेट। तो आप जब एसिड बेस का टाइट्रेशन करने जाते हो तो आप एक केमिकल लेते हो ब्यूरेट में और एक लेते हो फ्लास्क में। अच्छा, ब्यूरेट तो बड़ी एक्यूरेट है, लेकिन फ्लास्क तो एक्यूरेट नहीं है ना, तो फ्लास्क में जो हम केमिकल लेते हैं वो डायरेक्ट फ्लास्क में नहीं लेते, बल्कि उसे पहले पिपेट में भरते हैं। किसमें भरते हैं? पिपेट में भरते हैं। और पिपेट में कितना भराएगा? 25 cm, और उस 25 cm को कहां ड्रेन कर देते हैं? फ्लास्क। तो इसीलिए ये समझना कि फ्लास्क में जो भी केमिकल होगा उसका वॉल्यूम फिक्स है, कितना? 25 cm। जो भी केमिकल फ्लास्क में होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि फ्लास्क में जो चीजें हम डायरेक्टली नहीं लेते, बल्कि पिपेट से हम उस चीज को सक करते हैं, 25 cm वॉल्यूम बाहर निकालते हैं और उसे फ्लास्क में ड्रेन कर देते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, एमसीक्यू में जब आ जाए कि फला केमिकल फ्लास्क में है, बताइए उसका वॉल्यूम कितना है, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, फ्लास्क में जो चीज होगी उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, विच इज 25। तो क्या समझे हम कि एक केमिकल ब्यूरेट में ले लेंगे, एक केमिकल किस में ले लेंगे? फ्लास्क में। फ्लास्क में जो केमिकल लिया जाएगा उसमें उसे पिपेट आउट किया जाएगा बाय यूजिंग इट, तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा 25 cm। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ब्यूरेट में भी मार्किंग होती है। ब्यूरेट में ना यहाँ टॉप पे मार्क हुआ होता है 0 और यहाँ बॉटम पे मार्क हुआ होता है 50। तो ब्यूरेट 0 से लेकर 50 तक है cm³ में, ठीक है। अब लिसन वेरी केयरफुली। अब सेटअप क्या है, मैं दोबारा से इस कॉनिकल फ्लास्क को नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, अब समझिएगा सेटअप। ये आ गई बेटा हमारी कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, और ये आ गई हमारी भाई साहब ब्यूरेट। अच्छे से समझना बेटा, अरे बता रहा हूं, चंदा रुक जाओ, सुनो, अभी सिर्फ सुनने की गेम है, फिर सवाल लूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क है। क्या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम एक केमिकल डाल चुके हैं? यस और नो? कितना वॉल्यूम है उसका? 25 cm³, ठीक है। ब्यूरेट को हमने पूरा 50 भरा हुआ है, ब्यूरेट अभी पूरी भरी हुई है। दूसरा केमिकल ए यहां पर है, मान लीजिए केमिकल ए यहां पर है और केमिकल बी जो है वो यहां पर है, ठीक है जी। अभी हमने दोनों को मिक्स नहीं किया, एक में एसिड है एक में बेस है। अब मुझे बताइए, एसिड बेस का यूजुअली कोई कलर होता है? नहीं होता, कलरलेस होते हैं। अब मैंने इंडिकेटर का टॉपिक अभी पढ़ाया था, अभी हमने एसिड बेस क्यों कवर किया एटीपी से पहले, ताकि ये सारी बातें आपको रेलेवेंस बना ले। इंडिकेटर हमने क्या पढ़ा था? जो इंडिकेट करता है
एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन बाय गिविंग अ कलर चेंज। तो बेटा मसला क्या है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं कोई ऑब्जर्वेशन तो होती नहीं है। जैसे कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हो, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जब ज्यादा बनेगी हम कहेंगे रिएक्शन हो रहा है, जब बनना बंद हो जाएगी हम कहेंगे रिएक्शन खत्म हो गया। लेकिन ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ तो नहीं होती। तो मेरे बच्चे क्या होता है कि बिफोर मिक्सिंग एसिड एंड बेसिस हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। कहां डालते हैं इंडिकेटर? बेटा जो कॉनिकल फ्लास्क है ना, इसमें फ्यू ड्रॉप्स, नॉट टू मच, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डाल देते हैं? इंडिकेटर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डाल देते हैं? इंडिकेटर। क्यों? मिथाइल ऑरेंज। तो बेस आपस में मिक्स होंगे तो क्या पीएच चेंज होगी? मान लो इसमें एसिड है, मान लीजिए फ्लास्क में एसिड है, तो पीएच कितनी रही होगी? 2-3। ठीक है, अब जब मैं इसमें बेस डालना शुरू करूंगा, बेस की पीएच ज्यादा होती है तो पीएच चेंज होगी। तो जब पीएच चेंज होगी इंडिकेटर क्या देगा? कलर चेंज। इंडिकेटर क्या देगा? क्योंकि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जब पीएच चेंज होती है तो एज पर दी पीएच चेंज वो क्या देता है? कलर चेंज देता है। तो समझना लॉजिक कि इंडिकेटर यहाँ क्यों चाहिए, कहीं और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एसिड बेस का कोई कलर है नहीं। नॉर्मली अगर मैं इंडिकेटर ना डालूं और एसिड और बेस को रिएक्शन करा दूं तो रिएक्शन होगा, खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हमें कैसे पता चले? अंदर से आवाज आएगी क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एसिड और बेस को मिक्स करने से पहले जो फ्लास्क में केमिकल होता है उसमें क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा। एग्जाम में पूछेगा फ्यू ड्रॉप्स क्यों डालेंगे? भाई अगर ज्यादा इंडिकेटर डाल दिया तो एसिड का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना। अगर अभी हमने फ्लास्क में कितना वॉल्यूम लिया था? 25 cm3। अगर मैं एक आध ड्रॉप डालूंगा तो उसको तो मैं इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बहुत सारा इंडिकेटर डाल दूंगा तो वॉल्यूम फ्लास्क का चेंज नहीं हो जाएगा। 25 cm3 केमिकल डाला था ना, उसमें एक आध ड्रॉप इंडिकेटर डालूं तो चलो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा इंडिकेटर डाल दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन फ्लास्क क्या हो जाएगा? इसीलिए एग्जाम एक्यूरेसी आपकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए फ्लास्क का केमिकल फिर से 25 cm3 का फिक्स वॉल्यूम है, और इससे पहले कि हम ब्यूरेट से दूसरा केमिकल इसमें मिक्स करें, हम उससे पहले क्या डाल देते हैं इसमें? इंडिकेटर, ताकि जब रिएक्शन हो तो रिएक्शन में जब पीएच चेंज हो तो कलर चेंज आ जाए। अब क्या होगा? जब हमने इंडिकेटर डाल दिया, उसको हिला लिया, अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप प्यूरिट से जो केमिकल होगा वो फ्लास्क में डालना शुरू करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डालेंगे? क्योंकि एसिड बेस बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अगर एकदम से ज्यादा डाल दिया तो बचला बहुत एक्सेस में डाल देंगे। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस को, या ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एक केमिकल को दूसरे में मिक्स करेंगे, अलाउ होने करेंगे कि वो रिएक्ट करे। रिएक्शन हो रहा है हमें नजर तो नहीं आएगा, लेकिन हम वेट कर रहे हैं किसका? इंडिकेटर का। क्योंकि इंडिकेटर जब पीएच चेंज होती है तो कलर चेंज दे देता है। तो हम क्या देखेंगे कि जब हमने ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर डालने के बाद ब्यूरेट से केमिकल डालना शुरू किया तो इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा करके कलर चेंज देना शुरू करेगा। जिस पॉइंट पर इंडिकेटर परमानेंट कलर चेंज दे देगा, यानी मान लीजिए सोल्यूशन कलरलेस था और चेंज होके पिंक हो गया, चेंज होके परमानेंटली पिंक कलर आ गया, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया? एंड हो गया। हमने डेफिनेशन में भी लिखाया है कि इंडिकेटर इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ अ रिएक्शन। इंडिकेटर क्या करता है? रिएक्शन का क्या बताता है? एंड पॉइंट, कि रिएक्शन एंड हो गया। तो जैसे ही कलर चेंज परमानेंट आ जाएगा फ्लास्क के अंदर, हम कहेंगे रिएक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और बेस कितना भरा हुआ था हमने? 50। अब जितना बेस इसमें से ड्रेन हुआ है उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे कि मान लीजिए 50 तक भरा हुआ था, अब 10 cm3 हमने इसमें बेस ड्रॉप किया तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हम कहेंगे बेस का वॉल्यूम कितना हो गया? 10 cm3, और एसिड का वॉल्यूम कितना था? 25 cm3। तो ये एक रफ आइडिया दिया। मैं फिर कंसोलिडेट करता हूं। मैंने कहा टाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं, एक नोन वैल्यू होती है, दूसरी अननोन वैल्यू होती है, फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन कराने के लिए, टाइट्रेशन कराने के लिए 4 बातें पता होनी चाहिए। ब्यूरेट का पता होना चाहिए, पिपेट का पता होना चाहिए, फ्लास्क का पता होना चाहिए, और इंडिकेटर कहां डालते हैं ये पता होना चाहिए, और क्यों डालते हैं ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि एसिड बेस में अगर इंडिकेटर नहीं डालेंगे तो कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, हमें रिएक्शन का एंड पॉइंट पता नहीं चलेगा। तो एंड पॉइंट पता चल जाए कि रिएक्शन कहां एंड हो रहा है, उसके लिए इंडिकेटर डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब एक केमिकल हम नॉर्मली किस में लेते हैं? फ्लास्क में, और जो फ्लास्क में लेते हैं उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, कितना? 25 cm3। दूसरा केमिकल कहां लेते हैं? ब्यूरेट में, और इंडिकेटर डालने के बाद दोनों को मिक्स करते हैं, जहां कलर चेंज आ जाता है परमानेंट वहां पर उसको एंड पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये बात समझ में आती है? ये क्लियर होती है बात? यहां तक कच्चा पक्का बैठ गया दिमाग में? अच्छा, अब मेरे बच्चे जब एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन एटीपी में आता है तो एक तो तुम्हें इस चीज का आइडिया होना चाहिए, दूसरा तुम्हें आइडिया होना चाहिए मोल्स का। इस क्लास में बच्चे बैठे हुए सारे बच्चों ने मोल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ, अब 4 बातें समझ लो। इससे अब मैं सवाल की तरफ जाने के करीब आ गया हूं। अब क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेटर सब लाए हैं ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो बेटा जरा मोल की चंद बातें रिपीट कर लेते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की 4 बातें, मैं 5 बातें टोटल याद होगा। टाइट्रेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें एक अननोन वैल्यू के थ्रू नोन वैल्यू निकाली, नोन वैल्यू के थ्रू अननोन वैल्यू निकाली जाती है। एसिड बेस की टाइट्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एंड पॉइंट का पता नहीं चलता, तो हमें टाइट्रेशन करके अंदाजा करना होता है कि क्या वैल्यू कंप्लीट रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। टाइट्रेशन करने के लिए हमें 4 बातें पता होनी चाहिए। ब्यूरेट का पता होना चाहिए, पिपेट का पता होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क का, और इंडिकेटर का।
ठीक है जी। इंडिकेटर कहां डाला जाता है? फ्लास्क में। कितना वॉल्यूम डाला जाएगा? इंडिकेटर का कितना वॉल्यूम डाला जाएगा? फ्यू ड्रॉप, 1 to 2 ड्रॉप, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? एक्यूरेसी ऑफ वॉल्यूम खराब हो जाएगी। कॉनिकल फ्लास्क में जो चीज है उसका वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? फिक्स होगा, 25 cm3। जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कहां से होगा? ब्यूरेट से होगा। इज दैट क्लियर? हमें रिएक्शन का एंड पॉइंट प्रोडक्ट से नहीं पता चलता। प्रोडक्ट नजर कहां आ रहा है? सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, नजर कहां आएगा? सर हम लोग इंडिकेटर से एक मिनट, आप समझे कि एसिड बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। अब सॉल्ट जो है वो कलरलेस है और ज्यादातर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो पानी में डिसॉल्व दिखेगा क्या? अगर दिख रहा होता तो हम कहते जी बोले। हम लोग ये इंडिकेटर जब कलरलेस हो जाएगा तब रोकेगी। नहीं, इंडिकेटर के हमने कलर्स पढ़े हैं ना, हर इंडिकेटर के मुख्तलिफ कलर हैं, तो जिस कलर में भी हमने उसको डाला है, जब वो कलर दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा हम कहेंगे रिएक्शन कंप्लीट होगी। हाँ, लेकिन हम लोग एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी 7 हो सॉल्यूशन। नहीं, एंड रिजल्ट तो देखो, जब एसिड में बेस डाल रहे हैं ना, तो शुरू होगी एसिडिक साइड से, एंड होगी बेसिक साइड पे। क्लास में कराया तो है कि अगर मैं एसिड में बेस डाल रहा हूं तो न्यूट्रल पे खत्म नहीं होगा रिएक्शन, वो रिएक्शन खत्म होगा बेसिक साइड पे जाके। इसी तरह बेस में एसिड डाल रहा हूं तो शुरू होगा बेसिक साइड से और खत्म होगा एसिडिक साइड पर। बहुत सारा डेटा एटीपी क्वेश्चन में एग्जामिनर तुम्हें देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ, आगे जो बात बता रहा हूं वो मोल से रिलेटेड है। ये रिकॉल है सारी बातों का जो मैंने मोल्स में पढ़ाई थी, ठीक है। अब 4-5 बातें हैं। सबसे पहले मैंने मोल्स पढ़ाते हुए बार बार ये जुमला कहा कि मोल्स को समझने की जरूरत नहीं होती, देख के जो कर सकता है वो कर लेगा। तो आए जरा देखकर वो बातें रिकॉल करते हैं। बेटा, क्वेश्चन में जो चीज ग्राम में दी होती है वो क्या होती है? मास। क्वेश्चन में जो चीज ग्राम में, जिसके आगे ग्राम लिखा है बस वो मास है। जिसके आगे MOL मोल लिखा हुआ है वो क्या है? मोल है। जिसके आगे मोल पर DM³ लिखा हुआ है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। जिसके आगे CM³ या DM³ लिखा हुआ है वो क्या है? वॉल्यूम है। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, मैं फिर एक बार मेंशन कर दूं कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमेशा मोल पर DM³ होता है, चाहे वॉल्यूम का यूनिट कुछ भी हो। फिर सुन लो, कॉन्सेंट्रेशन कभी भी मोल पर CM³ में नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मोल पर CM³। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर DM³ में होती है, चाहे वॉल्यूम CM³ में हो या DM³ में हो। कान खोल के सुनो, क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम बच्चा करता है कि कॉन्सेंट्रेशन सर CM³ में। भाई कॉन्सेंट्रेशन का एक ही यूनिट है, मोल पर DM³, चाहे वॉल्यूम किसी भी यूनिट में हो। इज दैट क्लियर? तो आपको एक चीज समझनी है, वो है आइडेंटिफिकेशन। मास, ग्राम में कोई चीज लिखी हुई है, मास आ गया। MOL मोल लिखा हुआ है, मोल आ गया। मोल पर DM³ किसी चीज के आगे लिखा हुआ है, आप उसे लेबल कर लोगे, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। और CM³ DM³ लिखा हुआ है तो वॉल्यूम। अब उसके बाद 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो हमने पढ़े में। पहला फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन AR या MR। पहला फॉर्मूला बेतहाशा अप्लाई किया हमने फॉर्मूला, और हम यहां पर भी देखेंगे बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। मोल इज इक्वल टू, जिसको नहीं भी पढ़ा ना मोल, इतना तो कर लोगे, मास ओवर MR। मैथ्स है, कैलकुलेटर पे करनी है, हाथ से नहीं करना। मोल इज इक्वल टू मास ओवर MR। कि अगर मोल निकालना हो तो मास चाहिए, और क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास चाहिए। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा अप्लाई होगा इस टॉपिक में, वो है मोल इज इक्वल टू CV अपॉन 1000, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। कॉन्सेंट्रेशन है, V क्या है? वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम CM³ में है। दूसरा फॉर्मूला शुरू में देख देख के कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बाद में फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर ये फॉर्मूला, इसमें वॉल्यूम जो है वो DM³ में आ जाए, तो फिर इसमें सिंपल फॉर्मूला CV होगा, 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला है CV ओवर 1000। यूजुअली यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, CV ओवर 1000 वाला, क्योंकि वॉल्यूम, C इज कॉन्सेंट्रेशन, V इज वॉल्यूम। CV ओवर 1000 फॉर्मूले पहले कैसे भी याद किए थे, अब ऐसे याद रखना है, CV ओवर 1000, CV ओवर 1000, CV ओवर 1000। और यही फॉर्मूला 99% टाइम्स अप्लाई होगा, क्योंकि वॉल्यूम यूजुअली CM³ में होगा। लेकिन कभी कभी वॉल्यूम किस में आ जाएगा? DM³ में, तो फिर 1000 से डिवाइड करने की जरूरत हमें नहीं रहेगी, सिंपल CV यानी कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम बनेगा। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। तीसरा फॉर्मूला जो कम आएगा, कभी कभी आएगा, लेकिन आपने मोल में पढ़ा हुआ है, और वो फॉर्मूला क्या था? गैस के लिए था, याद है किसी को? वॉल्यूम अपॉन 24,000। वेरी गुड। ये फॉर्मूला गैसेस के लिए होता है, बस ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा उनको याद होगा। ये फॉर्मूला ATP में ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आ जाएगा। ये सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि एसिड गैस नहीं होती, बेस गैस नहीं होती, तो यूजुअली एसिड बेस टाइट्रेशन के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कम अप्लाई होगा। यूजुअली यही 2 फॉर्मूला अप्लाई होंगे, CV ओवर 1000 और मास ओवर MR। ठीक है जी। लेकिन कहीं कहीं पर ये भी आ सकता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, थ्योरी में हम पढ़ कर रहे हैं, वॉल्यूम अपॉन 24,000 CM³। अच्छा जी, तो अब क्या क्या बातें होंगी? अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं, जरा रिकॉल कर लेते हैं।
कि भाई हमने कहा हम आज एटीपी का वो क्वेश्चन टारगेट करने जा रहे हैं जो हर साल आता है, मिनिमम भी 17 14 15 मार्क का सवाल है, 21 मार्क का भी आता है। तो आप सोचे 60 मार्क के पेपर में 20 मार्क का एक सवाल अगर आपको आ गया तो एक हिस्सा तो आपका निमट गया पेपर का। और याद रखिए जब आप करना सीख जाएंगे, अभी मैं करा के आ रहा हूँ 4 सवाल के बाद 5वां सवाल बच्चों ने 6 मिनट में किया, 6 मिनट में 17 मार्क का सवाल पूरा हो गया। तो ये मिनिमम टाइम के अंदर होता है, आप अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर तो घर है मोबाइल पे टक 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 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे पकड़, तो ऐसे करके तो इस्तेमाल करने से नहीं होगा। एक तरफ पेपर चल रहा हो, बराबर में कैलकुलेटर रखा हो, एक हाथ कैलकुलेटर पे चल रहा हो, एक हाथ जो है पेपर पे चल रहा हो, तो टाइम बचेगा। बेटा केमिस्ट्री का एटीपी मैं आसानी से करा तो दूंगा तुम्हें, लेकिन एक चैलेंज है, वो है एटीपी का टाइम। एटीपी 1 घंटे का पेपर है और 1 घंटे में आपने 60 मार्क्स हासिल करने। अगर आपको पेपर आता होगा ना तो आपको 1 मिनट भी फ्री नहीं मिलेगा, आप लिखते लिखते थक जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस भी बहुत सारा है, ग्राफ भी बनाने होते हैं, मुख्तलिफ चीजें करनी होती है। द ओनली चैलेंज इन एटीपी फॉर अ स्टूडेंट जिसने प्रैक्टिस की है वो है टाइम मैनेजमेंट। इसलिए कहां टाइम बचेगा, जहां पर मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने ना वहां ठकाठक करने, वहां पर अगर टाइम लग रहा है या एक दफा में गलत हो रहा है अगली दफा में सही हो रहा है, बस फिर आपका गया टाइम। अगर ये 17 नंबर का सवाल आपसे 20 मिनट में हो रहा है तो पेपर पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये वो सवाल है जो बड़ा भी है और जल्दी भी हो सकता है। और मैंने कहा 5 से 6 मिनट में हो जाएगा अगर आपको करना आ गया वीआईपी तरीके से। चलो, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में फिर रिकॉल करते हैं। एसिड क्या होता है जो एचआई डोनेट करता है, बेस क्या होता है जो ओएच डोनेट करता है। कुछ कॉमन एसिड ये हैं, कुछ कॉमन बेसिस वो हैं। मेटल के साथ ओ या ओएच आ जाए तो वो बेस होता है, यस और नो। उसके बाद हमने कहा कि एसिड का रिएक्शन जब मेटल या कार्बोनेट से होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन भी एग्जामिनर बार बार आपसे पूछेगा। और फिर एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, कोई डिस्टिंक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती, इसीलिए हम टाइट्रेशन में इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। टाइट्रेशन करते हुए 3 एपरेटस इस्तेमाल होते हैं, चौथा केमिकल इस्तेमाल होता है। 3 एपरेटस कौन से हैं, ब्यूरेट, पिपेट और फ्लास्क। पिपेट से केमिकल भर के फ्लास्क में डाला जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इंडिकेटर एक अलग सब्सटेंस है जो फ्लास्क में डाला जाता है, ताकि जब एसिड बेस रिएक्ट करें तो कलर पीएच चेंज हो, और जब पीएच चेंज होगी तो हम पढ़ चुके हैं कि इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज जब पीएच चेंज होती है। फसिया फातिमा अब्दुल्ला, समझ में आती है बात? Yes, sir. उसके बाद फिर मैंने कहा कि क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं तो कुछ मोल्स की बातें रिपीट करना जरूरी है। और मोल्स की बातों में हमने 4 बातें रिपीट की कि भाई यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। ग्राम में जो चीज है वो मोल मास है, एमओएल मोल मोल है, मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है, सीएम क्यूब और डीएम क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। फॉर्मूले हमें कम से कम 3 याद होने चाहिए, 2 तो लाजमी याद होने चाहिए। मास ओवर एमआर का फॉर्मूला है और सीवी ओवर 1000 का फॉर्मूला है। कभी कभी डीएम क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर 1000 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम वाला जो गैस के लिए फॉर्मूला है वो 24,000 का है। मोल पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। आप यकीन करें, आप थोड़ा सा अटेंटिव रह के करेंगे तो आपको सवाल इंशाल्लाह मुश्किल लगेगा। अब मैं तुम्हें पहला सवाल कराने जा रहा हूं। मैं जब सवाल कराऊंगा तो सिर्फ आप सवाल समझने पे फोकस करें। जिनके पास, कितने लोगों के पास बुक्स हैं ऑलरेडी, हाथ खड़ा करें। बुक्स 5 पेपर कितने लोगों के पास है, नीचे कर लें। जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करें। कुछ शाबाश। अच्छा, ऐसा कर लें, जरा अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करें। मेक श्योर करें जिसके पास नहीं है वो उसके बराबर में बैठा हो जिसके पास है, ताकि पेपर देख सके। मैं स्क्रीन पे तो दिखाऊंगा लेकिन मिलजुल के सॉल्व करें। थोड़े सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करें बेटा। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, जरा अपनी सेटिंग। लड़कियों में किसके पास नहीं है? सब लड़कियों के पास है, आप दोनों के पास नहीं है। क्यों? तो खत्म हो गए तो भाई एक आध सीटिंग अरेंजमेंट आगे पीछे करो, जिसके पास है उसके साथ बैठ। तुम्हारे पास भी नहीं है तो बस इसके बराबर दोनों फिर ऐसे आ गए ना, फिर देखोगे कहां से, स्क्रीन पे देखोगे, बराबर में देखना जरूरी है। सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करो, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ भाई। उठो वहां से, उठो किसी एक के साथ, ताकि सबका हो जाए। भाई फसिया अब्दुल्ला, आपके पास पेपर्स हैं, 5 पेपर एटीपी के? यस सर। चलो, Yes, sir. एयर अभी रैंडमली कराऊंगा, तवज्जो बेटा। मेक श्योर कीजिए कि आपके बराबर वाले के पास हार्ड कॉपी पेपर मौजूद हो, ताकि जब हम क्वेश्चन करें और अगला क्वेश्चन आपसे करवाएं तो आप कर पाए, और कैलकुलेटर मौजूद हो। आपके पास नहीं है? अबे तो ढीले आदमी उठना, जब नहीं है पेपर तो अजीब है। आपके पास नहीं है? आपके पास है? आपके पास तो दोनों एसी को देखोगे। और आपके पास है सुफियान? आपके पास भी नहीं है। आपके पास भी नहीं है। आपके पास है और आपके पास नहीं है, और आपके पास नजीर, माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए। तो फिर कहाँ बैठोगे? आप स्क्रीन पे खोलें, वहीं से देखें। वाह, क्या इत्तेफाक, क्या मतलब कनात है जी। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा मैं आपसे क्या चाहता हूं, आप क्वेश्चन को समझने पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत प्रैक्टिस लेकर जाएंगे आज की क्लास में, तो समझना है। अच्छा, 2-3 मैं आपको ना ट्रिक्स बता दूं। देखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में या तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला? या तो मास ओवर एमआर वाला, या फिर
कॉन्सेंट्रेशन वाला, और जहां फॉर्मूला अप्लाई ना हो वहां रेशो मेथड अप्लाई होगा। याद कीजिए, मोल्स करते हुए हमने एक चीज पढ़ी थी, रेशो, जिसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। याद रखिए, आप नोटिस कीजिएगा कि आप जहां जहां फंसेंगे ना वो रेशो वाली जगह हो। तो आप ये मान लीजिए कि जहां आप इस क्वेश्चन में फंसेंगे कैलकुलेशन में, वो रेशो वाला स्टेप है। कौन सा स्टेप है? और रेशो वाले स्टेप का एक और आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि रेशो वाले स्टेप में आपको डेटा किसी और का दिया हुआ होगा और रिक्वायर्ड किसी और का होगा। आपको डेटा HCl का दिया हुआ होगा और रिक्वायर्ड होगा NaOH का। तो आप समझ जाएंगे यहाँ क्या बनाना है, रेशो। और मैं मल्टीपल क्वेश्चन में बनाकर दिखाऊंगा तो आपको फिर याद आ जाएगा कि रेशो कैसे बनाना होता है। तो या तो फॉर्मूले पे गेम चल रही होगी, या रेशो, या कॉमन सेंस पे। ठीक है जी, तो आए शुरू करते हैं। और पूरी मुझे अटेंशन चाहिए। मैं 2 सवाल अभी आपको कराऊंगा, तीसरा आपसे करवाऊंगा, चौथा आपसे करवाऊंगा, और फिर होमवर्क के साथ। ठीक है जी, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। ठीक है जी, जिनके पास बुक्स मौजूद हैं वो जल्दी से ऐसा कर लें, अल्लाह के बंदो। मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जा चंदा। कोई ऐसा एक्सक्यूज मी सर। पूरा सा जी बेटा, अब्दुल्ला बोले। सर ये आपकी बुकलेट है ATP की? जी ओके सर। 2007 अक्टूबर नवंबर, 2007 अक्टूबर नवंबर का पेपर खोलिएगा। 2007 अक्टूबर नवंबर। मैं अभी जान चुके पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं करने के लिए, जिसमें ना बहुत मुश्किल हो ना बहुत आसान हो। उसके बाद ग्रेजुअली जब हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर हर क्वेश्चन हम कर सकेंगे। 2007 अक्टूबर नवंबर का पेपर खोलिएगा। पेज नंबर मेरे ख्याल है 50, पेज नंबर अल्लाह भला करे ये है बुक 1। जिनके पास मेरा वाला बुकलेट मौजूद है, पेज नंबर 35 है, पेज नंबर 35 है, पेज नंबर 35 है बेटा। और जिनके पास नहीं भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल स्क्रीन पे देख लें, बट मेक श्योर कीजिए कि आपके पास बुकलेट्स अवेलेबल हो। बस 2 मिनट रुक जाए जरा, मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। किसी ने जल्दबाजी नहीं दिखानी है, तवज्जो तमीज से करना है, और मुझे इनपुट चाहिए। फिजिकली जो बच्चे बैठे हैं उनकी तो शक्लें देख लूंगा। तुम दोनों जो ऑनलाइन पे मरे हुए हो, जरा बोलते रहना, क्लास में मर मत जाना। दो क्वेश्चंस अभी हम एक साथ मिलके करेंगे, और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुद से करेंगे। ये मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, जो आप देख रहे हैं 17 मार्क का क्वेश्चन, 17 मार्क का क्वेश्चन है। यानी आप समझ लीजिए कि 60 मार्क के पेपर में एक सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करने वाले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। कैसे नजर आएगा अभी मैं बता देता हूं कि पहचान में कैसे आएंगे क्वेश्चन। कोई ऐसा कंपोनेंट या पेपर नहीं है जिसमें आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चले बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सब जिनके पास हार्ड कॉपीज मौजूद हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, पेज नंबर 35 पर, बुक नंबर 1 में, जो बुकलेट 1 है उसमें खोल लेंगे तो ये आपको पेपर नजर आ जाएगा। मेरे बच्चे, आपने मेरे साथ नहीं करना है, मैं करूंगा फिर आपने करना है। ठीक है जी, आपने समझना है कि गेम क्या चल रही है। मैं अपनी किसी बात से नहीं हटूंगा। एसिड बेस टाइट्रेशन की जो बातें बताएंगे याद रखिएगा। मैंने बताया मैथ्स में फॉर्मूला लगेगा, कॉमन सेंस, और जहां दोनों नहीं लगेंगे वहां रेशो लगेगा। ठीक है जी, आइए समझते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और इन सवालों का एक खास पैटर्न है, आप 2 सवाल करने के बाद समझ जाओगे कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जहां पर एक आध पार्ट ऐसा होगा पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा, तो कोई बात नहीं, नया पार्ट भी आता है, कोई ऐसा मसला नहीं। चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट
अच्छा, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। जहां क्वेश्चन पूछा है ना वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। वैसे अगर आप बहुत चीते बच्चे हैं तो सारा भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमने टाइम सेव करना है और हमारा टारगेट ये है कि विद इन 10 मिनट्स हम ये क्वेश्चन पूरा कर लें, ठीक है जी, तो इसलिए हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर ज्यादा बात करेंगे। लेकिन चूंकि मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं वैसी रीड कर देता हूं इंफॉर्मेशन। क्या कहता है, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड इन अ मिक्सचर सी कंटेनिंग कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। कहता है एक मिक्सचर सी है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है लेकिन मैं करता जा रहा हूं पहले क्वेश्चन की वजह से। एक मिक्सचर सी है जिसमें क्या क्या मिक्स हुआ है, कॉपर और कॉपर 2 ऑक्साइड, और एक बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड वो कैलकुलेट करना चाहता है। अब उसके बाद कुछ डेटा आ गया, पहला सवाल आपको नजर आ रहा है 1 नंबर में, तो अब सवाल की तरफ चलते हैं। अब सैंपल ऑफ सी वाज एडेड टू अ प्रीवियसली वेट बीकर व्हिच वाज देन रीवेड। अब उसके बाद कुछ डेटा दिया हुआ है, डेटा पकड़ के चलो। मास ऑफ बीकर प्लस सी दिया हुआ है कि बीकर प्लस सी का मास कितना है, 32.65 ग्राम है। साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे, जब मैं बता दूंगा फिर सॉल्व कीजिएगा। और मास ऑफ बीकर दिया हुआ है 27.80। भाई बीकर का मास है 27.80 ग्राम और बीकर प्लस सी का मास कितना है 32.65 ग्राम। क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ सी। कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना, कैसे? बहुत मुश्किल है भाई, नहीं बहुत मुश्किल है। क्या करना भाई, माइनस कर देना, 32.5 माइनस 27.80, द आंसर इज। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? 1 नंबर मिल गया आपको, ठीक है जी, 1 नंबर मिल गया। ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अच्छा एक और बात बता दूं बेटा, की जो मैं वर्किंग कर रहा हूं साइड में, ये लाजमी करनी है, ये लाजमी करनी है। क्यों मेरे बच्चे, अभी आप आगे जाके देखोगे जो आगे पार्ट्स आ रहे हैं लाइन से, उसमें एक पार्ट में जो आंसर आएगा ना वो आगे भी इस्तेमाल होगा। तो अगर आपने वर्किंग की होगी और आंसर गलत होगा तो आपको उस पार्ट की वजह से आगे सारे पार्ट के मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। अगर वर्किंग नहीं होगी, सिर्फ आंसर लिखे हुए होंगे, तो अगर एक आंसर भी गलत होगा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, सारे आगे के आंसर गलत कर दिए जाएंगे, तो आप एकदम से 0 पे आ जाओगे। इसलिए वर्किंग, ये जो साइड में थोड़ी थोड़ी सी वर्किंग है ना, ये लाजमी करनी है, ताकि दरमियान में अगर कोई अव्वल तो आंसर गलत होना नहीं चाहिए। अगर गलत हो गया तो आगे एग्जामिनर वर्किंग की वजह से तुम्हें वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, उस वर्किंग के बेसिस पे जो आंसर निकाल रहे हो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, और एक पार्ट जो गलत किया होगा सिर्फ उसका मार्क्स कटेगा। इसलिए वर्किंग जो साइड साइड में है वो लाजमी करनी है। ये बात समझ में आ गई? अब जनाब दरमियान में कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आ गए, आए जरा समझते हैं। कैलकुलेट द मास ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद जनाब क्या कहता है, 50 सीएम। ये भाई सीएम क्यूब में क्या चीज होती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये क्या चीज है, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। वाज ट्रांसफर्ड टू अ बीकर कंटेनिंग ब्ला 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 ब्ला। ये सब बकवास है, आगे चलो। कॉपर 2 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट। अब मेन बात, जो जहां सवाल शुरू है ना, उससे पहली वाली बातें तुमने पढ़नी है कि सवाल में क्या, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पीछे वाली बात भी पढ़ लो। लेकिन टाइम सेव क्या करना है, हर एक लाइन के ऊपर कोई थीसिस लिखने नहीं बैठ जाना। जहां सवाल है उससे एक पहले वाली लाइन पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। तो क्या कहता है, कॉपर 2 ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, लेकिन कॉपर नहीं कर रहा। व्हाट कलर वाज द सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, जरा समझते हैं। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, परेशानी। देखो कॉपर ऑक्साइड, जिन्होंने मुझसे पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है उनको पता होना चाहिए। जिन्होंने मुझसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, मैंने कॉपर के 3 कलर्स लिखाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप लिख लो। कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का, कॉपर होता है पिंक कलर का, और कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। कॉपर के कलर आपके सिलेबस में, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल मुझसे पढ़ लिया है वो तीनों कलर लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है जी। तो ये बुक से बाहर के नहीं है, अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नोट कर लीजिए। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, सिंपल कॉपर के लिए बुक में जो कलर इस्तेमाल है वो पिंक है, और उसके बाद कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है बेटा। अब सवाल पे वापस आ जाइए, सवाल पे वापस आ जाइए। सवाल में क्या कहता है, हिंट क्या दी एग्जामिनर ने, कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, और कॉपर नहीं कर रहा। जब कॉपर नहीं कर रहा, इमेजिन कीजिए एक कंटेनर है, उसमें कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, और कॉपर नहीं कर रहा, तो कॉपर क्या करेगा, मेटल है, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम पे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और रिएक्शन किसका होगा, कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का कोई कलर, एसिड्स आर कलरलेस, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक। अच्छा अब रिएक्शन भी साइड में लिख के दिखाऊं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बेस है भाई, मेटल के साथ वो लगे तो क्या बन जाता है, बेस। और रिएक्शन किससे कह रहे हैं वो, H2। तो एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं क्या बनता है बेटा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, कॉपर का, कॉपर सल्फेट और वाटर, कॉपर का सल्फेट। और क्या हमने एसिड बेस में अभी सीखा है रिसेंटली कि भाई मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस। तो कॉपर ऑक्साइड बेस है, वो एसिड, और जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं क्या बनता है। मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि ज्यादातर रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में आते हैं वो सारे इसी चैप्टर के हैं।
तो कॉपर ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट और वाटर। अब मुझे बताओ कुछ कलर चेंज होगा यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या था, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के साथ कॉपर सल्फेट बन जाएगा जो कैसा होगा, ब्लू। अभी मुझे नहीं पता सवाल में क्या पूछा इसने, लेकिन मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि हमारी अपनी थ्योरेटिकल रिवीजन भी तो हो जाए। तो कॉपर ऑक्साइड एक बेस होती है, क्योंकि मेटल के साथ ओ लग जाए वो बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट वाटर बनेगा। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का ही हमें याद रखना है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। कॉपर के 3 जो कलर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं सवाल, कहता है व्हाट कलर वाज द सॉल्यूशन। हाँ जी, ये कौन से कलर की बात कर रहा है, रिएक्शन से पहले की रिएक्शन के बाद की, पहले की। तो क्या आ जाएगा बिफोर। भाई, सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। क्यों, ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड। चले आगे चलते हैं। हाउ वाज द अनरिएक्टेड कॉपर रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब इसने क्या बताया था, कॉपर ने रिएक्ट नहीं किया था, बॉटम पे चला गया था। जब कोई चीज किसी सॉल्यूशन के बॉटम पे पड़ी हो कैसे निकालते हैं उसको, फिल्ट्रेशन। कैसे निकालते हैं, फिल्ट्रेशन। हालांकि ये बातें अभी हमने पढ़ी नहीं, मैंने कहा बहुत सारा कॉमन सेंस भी इन्वॉल्व होगा और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, फिल्ट्रेशन। 3 मार्क मिल गए, 1 नंबर वो माइनस करने का मिला, 1 नंबर कलर याद होने का। अब कलर एक बार याद कर लिया, आगे के लिए बार बार रिपीट होगा तो याद रहेगा। उसके बाद आगे अब निकालना कैसे, अनफिल्टर जो बॉटम पे कभी भी कोई चीज सेटल हुई हो कैसे निकालते हैं, फिल्ट्रेशन से। उसके बाद आ जाएगा राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अभी इक्वेशन लिख के दिखाई थी, कौन सा, बिटवीन कॉपर 2 ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इक्वेशन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स कॉपर सल्फेट एंड वाटर, एंड दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। एक कॉपर एक सल्फेट 2 हाइड्रोजन एक 4 और एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ऑक्सीजन वाला, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। नहीं, स्टेट सिंबल्स लिखना इक्वेशन में जरूरी नहीं होता, अगर 2 मार्क की हो तो फिर लिखना जरूरी होता है, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो लिखते चले जाए। कॉपर ऑक्साइड क्या होगा भाई, एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये लिक्विड। मुश्किल काम नहीं है स्टेट लिखना, ठीक है जी। अब आगे चलें। अब यहां तक कैलकुलेशन शुरू नहीं हुई है अभी, ठीक है जी। हर टाइट्रेशन वाले सवाल में शुरू में ना ऐसे सवाल मौजूद होंगे एक एक नंबर के। यहां तक समझ में आई है बात, यहां तक बात समझ में आई है जी। ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों जरा एनर्जी। यस सर। यस। चलो Yes, sir. अब आ जाता है इंडिकेटर का सवाल। हर साल तुम्हें ये इंडिकेटर का एक महूस सवाल नजर आएगा यहाँ पर। इस बकवास को छोड़ दो जो यहाँ लिखी है, डायरेक्टली मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या है टाइम बचाने की। जहां सवाल है उससे पहले वाली लाइन से पढ़ना शुरू करो। यहाँ देखो, इन दिस एक्सपेरिमेंट द इंडिकेटर इज ब्लू। देखो डेटा दिया हुआ है, इंडिकेटर इज ब्लू इन एसिड एंड ग्रीन। नाम नहीं है, ब्लू इन एसिड एंड ग्रीन इन अल्कली। क्या कहता है, इस एक्सपेरिमेंट में जो इंडिकेटर इस्तेमाल हुआ वो एसिड में ब्लू है और बेस में अल्कली में क्या है, ग्रीन। अब सवाल देखो, व्हाट वाज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क बिफोर द सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड एंड एट द एंड पॉइंट। ये जो लिखा हुआ उसने है कि बिफोर द सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड, इससे क्या पता चल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां था, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां था। ये जो उसने पूछा कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन बताइए फ्लास्क में जो चेंज हो रहा है, उसमें इसने पहला पार्ट क्या पूछा है, बिफोर द सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड। ये क्या बता रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड बाद में किया गया है। इसका मतलब है फ्लास्क में पहले क्या पड़ा हुआ है, एसिड। फ्लास्क में पहले क्या पड़ा हुआ है, एसिड, और बाद में उसमें क्या ऐड किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब है पहले जो कलर लिखना है वो कौन सा वाला लिखना है, एसिड वाला। एसिड में क्या कलर था, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, देख कर करना चाहिए, बगैर देखे नहीं करना। क्या कहा उसने कि इंडिकेटर ब्लू है एसिड में और ग्रीन है इसमें अल्कलीन। फिर सवाल पूछा कि भाई कलर चेंज बताओ बिफोर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड। तो बिफोर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड का मतलब क्या हुआ कि भाई कलर पहले बताना है एसिड में और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डाल देंगे तो कलर हो जाएगा एंड पॉइंट वाला, यानी बेस वाला। तो भाई पहले क्या कलर आ जाएगा, ब्लू, और बाद में क्या आ जाएगा, ग्रीन। क्योंकि देखकर बताना है इसलिए 2 बातें लिखने के एक नंबर, देख कर बताना है ना, बस सही सिलेक्ट करना है कि ग्रीन पहले होगा कि ब्लू पहले होगा। तो लॉजिक लिखी हुई है कि भाई बिफोर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और बेस ऐड करने से पहले पूछा है, इसका मतलब है कलर एसिड में पूछा है और बाद में एंड पॉइंट पे पूछा है। इज दैट क्लियर? अब कैलकुलेशन शुरू होने वाली है, आर यू रेडी? यहां तक की जो पार्ट्स है वो थ्योरेटिकल पार्ट थे, जो एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड थे, इक्वेशन से रिलेटेड थे। अब कैलकुलेशन शुरू होगी। बेटा यहां तक सबको क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, इन सवालों को कैसे पहचानोगे, इन सवालों का कैरेक्टरिस्टिक ये हर साल में करना है तुमने, हर साल के हर पेपर में मौजूद है ये सवाल, ठीक है जी। और ये ब्यूरिट्स बनी हुई होती है, ब्यूरिट्स, तो ये सवाल आपको फौरन से समझ, कोई भी पेपर खोल लोगे हर साल में तुम्हें ये सवाल नजर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहां से शुरू कर रहे हैं बेटा, देख कर करने की गेम है, बड़ी आसान गेम है, फोकस करना है, गलती नहीं करनी। अभी मैं जिस ग्रुप को कहा के आ रहा हूं, देख के भी साले रीडिंग गलत निकाल रहे थे, अंधे हो गए थे, तो वो गलती नहीं करनी। तवज्जो रखें बेटा, आपको 3 टाइट्रेशन रिजल्ट दिए हैं, फर्स्ट टाइट्रेशन, सेकंड टाइट्रेशन, थर्ड टाइट्रेशन। आपको कुछ रीडिंग नजर आ रही है, जैसे फर्स्ट टाइट्रेशन में आप रीडिंग देखिए, रीड कर पा रहे हैं,
क्या है रीडिंग? जीरो। जीरो। क्या रीडिंग है? जीरो। और इसकी सेकंड रीडिंग क्या है? 26 को देखें, ये 26 है। 26 की ये वाला बड़ा वाला बार ये क्या हो गया? 26.6। तो 0 और 26.6। फिर सेकंड टाइट्रेशन में देखिए, ये रीडिंग रीड कीजिए। अबे 14.6 आ गया, तो ये क्या हो गया? 14.6। रीडिंग सही रीड करनी है। 14.6 आ गया, और वहां क्या है? 40.7। 7 फिर यहां पर रीडिंग कितनी है? 19.9। 9 और यहां कितनी है? 46.2। 2 ये रीडिंग आपने देख कर करनी है। अच्छा, अब नीचे टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में रीडिंग को लिखना है। अब एक और गड़बड़ होती है, टेबल अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइट्रेशन का टेबल दिया हुआ है, और पहले फाइनल रीडिंग लिखी हुई है। बच्चे क्या होते हैं, जोश में फाइनल वाले में इनिशियल रीडिंग लिख देते हैं। जोश में होश नहीं खोना है, इजी पार्ट है। फाइनल रीडिंग पहले वाली की क्या थी बताओ? 26.6। और इनिशियल कितनी थी? 0। फिर सेकंड वाले के अंदर फाइनल रीडिंग कितनी थी? 40.7। और इनिशियल कितनी थी? फिर थर्ड वाले के अंदर फाइनल रीडिंग कितनी थी? इनिशियल कितनी थी? 19.9। कैसे लिखेंगे? देख कर लिखेंगे। सबको क्लियर है? ऊपर देख कर रीडिंग लिखी है हमने, ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखता है? वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज। ये इनिशियल फाइनल रीडिंग हो गई। अब कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ, दोनों को माइनस करके निकाल देंगे। दोनों को माइनस करेंगे, 26.6 में से 0 माइनस करें, कितना हो जाएगा? 26 40.7 में से 14.6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 26. 26.1 और यहां पर करेंगे, कितना आ जाएगा? 26.3। यहां तक बात समझ में आती है? उसके बाद लिखा हुआ है बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स पे टिक कीजिए। बेटा 3 रीडिंग टोटल आई है। अब जो 2 क्लोजेस्ट रीडिंग होगी ना, इन पे टिक करें। तो कौन सी 2 क्लोजेस्ट रीडिंग है? 26.1 और 26.3। तो इस पे आप टिक 3 कर देंगे, ये आपके बेस्ट रिजल्ट है। इज दैट क्लियर? 26.1 और 26.3 ज्यादा क्लोजेस्ट है 26.6 के मुकाबले। जब आपके पास 3 रीडिंग्स आई हैं, 3 रीडिंग में जो 2 क्लोजेस्ट रीडिंग्स होंगी, उनको एज बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। क्योंकि ये इसका मतलब 2 क्लोजेस्ट का मतलब है यही ज्यादा सही है, और जो पहली वाली आई है उसमें कुछ एरर आ गया होगा, जिसकी वजह से वो रीडिंग जो है उतनी क्लोज नहीं है। तो आपको जब 3 रीडिंग्स मिलेंगी, तो जो 2 क्लोजेस्ट रीडिंग्स होंगी, यूजुअली 2 ही रीडिंग्स होंगी जो क्लोजेस्ट होंगी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा होता कि तीनों रीडिंग बराबर होती, बराबर डिफरेंस से होती, जैसे एक होती 26.1, एक होती 26.2, एक होती 26.3, फिर तीनों को टिक कर देते, क्योंकि तीनों में डिफरेंस बराबर था, 26.1, 26.2, 26.3। लेकिन ऐसा नॉर्मली होगा नहीं। यूजुअली आप देखेंगे कि 2 ही रीडिंग्स हैं जो क्लोज है, उनको आप टिक करेंगे एज बेस्ट टाइट्रेशन। अरे बोलो ना यार, एज बेस्ट टाइट्रेशन। आगे चल मेरे बच्चे, अब आ जाएगा टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट, वो हमने कर लिया। यूज दीज रिजल्ट टू फाइंड आउट द एवरेज वॉल्यूम। उस रिजल्ट को इस्तेमाल करें एवरेज वॉल्यूम निकालने के लिए। भाई एवरेज कैसे निकालते हैं? कितनी वैल्यूज होती हैं उनको टोटल डिवाइडेड डिवाइड करते हैं। तो आपने टिक किया 2 वैल्यूज पर, वर्किंग शो करनी है। क्या आ जाएगा? 26.1 प्लस 26.3 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 26.2। क्या बात समझ में आती है? एवरेज वॉल्यूम Yes, निकालना sir. था, आपने 2 बेस्ट टाइट्रेशंस पे टिक किया, उसके बाद कहता है इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो कैसे किया? दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? ये रहा 26.1 प्लस। अबे इसमें जगह कम हो गई है, यहाँ कहीं कहीं दिखा देना, जैसे बाकी जगह तो जगह है, यहाँ पर आप सिंपल दिखा दीजिएगा कि आपने एवरेज दिया। कैसे दिखाया? 26.1 प्लस 26.3 डिवाइड बाय 2। इज दैट क्लियर मुनीजा? हाँ भाई लड़के, अली भाई क्लियर है? आपको क्लियर है? हाँ भाई अब्दुल रहमान, और क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला मुबीन। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? डूएबल लग रहा है यहां तक? अब मेरा बच्चा गेम सिर्फ कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर और तुम्हारा दिमाग। चले जी अगले पार्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, पैटर्न समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं लगाना। मोल निकालने हैं। क्या दिया हुआ है देखो? एवरेज वॉल्यूम, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, और एवरेज वॉल्यूम तुमने ऊपर निकाला है लिजबा। एवरेज वॉल्यूम ऊपर निकाला है। मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम हो तो मोल निकल जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? मोल इज इक्वल टू CV अपॉन 1000। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 26.2 डिवाइड बाय 1000। सॉल्व कीजिए भाई। कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो सॉरी, वॉल्यूम और मोल्स गिवन हो, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो मोल निकल जाता है। एक ही फॉर्मूला है ना कॉन्सेंट्रेशन वाला, CV अपॉन 1000। आपने रिकॉग्नाइज किया इस कॉन्सेंट्रेशन है, एवरेज वॉल्यूम की बात की, वो ऊपर था 26.2, दोनों को यूज किया। क्या आंसर आ रहा है? 2.62 एक्सपोनेंशियल -3। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्यों कर ले? क्या फॉर्मूला है, लगाएंगे फॉर्मूला।
अच्छा जी, आ गया। हाँ कर सकते हैं भाई, मैथ्स है, मैथ्स तो कैसे भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उससे कर। आगे आ जाओ बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा जहां पर एग्जामिनर इक्वेशन दे देना, मतलब रेशो लगाने की बारी आ गई, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाने की बारी आ गई है। जहन में रखें किसके मोल्स निकाल कर आए हो, ये किसके मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके मोल्स निकाल कर आए हो। अब अगले पार्ट में देखो क्या कहता है, लिसन। अगले पार्ट में क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके मोल्स निकालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, विच रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन पार्ट ई। पार्ट ई जो पिछला पार्ट था, जितने मोल्स ने रिएक्शन किया वो निकाले। भाई सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालने को कह रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीछे हम निकाल कर आए। तो अभी मैंने बताया था जब दो चीजें आ जाए तो क्या आ जाएगा, रेशो। क्या रेशो है दोनों के दरमियान, 2:1। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं, 2, और H2SO4 के कितने हैं। भाई रेशो में गड़बड़ नहीं की जाएगी किसी बच्चे को। रेशो कहां से लेते हैं, इक्वेशन को देखकर। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब है ये रिएक्ट कर रहे हैं 2:1 में। मैं क्लियरली लिख देता हूं कि भाई रेशो लेंगे किसका, NaOH का किसके साथ, H2। एज पर दी इक्वेशन इसके 2 मोल्स है, इसके 1 मोल्स है। हमने पीछे किसके मोल्स निकाले, NaOH के कितने थे, 2.62 एक्सपोनेंशियल -3 रेशो x। आप यूनिटरी मेथड कैसे करेंगे कि भाई 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 2.62 एक्सपोनेंशियल -3 कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.31 एक्सपोनेंशियल -3। क्या ये स्टेप सबको समझ में आता है कि भाई Yes, आपने sir. पार्ट ई में निकाले थे मोल्स ऑफ NaOH, अब वो कह रहा है H2SO4। मैंने क्या बताया, जब एक चीज से दूसरी चीज को पूछेगा रेशो आ जाएगा। रेशो के लिए इक्वेशन यूज होती है, ठीक है जी। इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है नंबर की, इसके 2 मोल है तो इसके 1 मोल है, तो जनाब इसके 2 मोल 1 मोल का रेशो बनाया, इसके 2.62 एक्सपोनेंशियल -3 थे तो इसके कितने हो जाएंगे x, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई। किसके मोल्स आ गए, Yes, sir. H2SO4। आगे चले, यूज योर आंसर टू F। अब देखो जो आंसर पिछले पार्ट में निकल रहा है वो आगे इस्तेमाल होगा। यूज योर आंसर टू F, यानी ऊपर वाले आंसर को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 cm³ ऑफ सॉल्यूशन D। अब बड़ा आसान है मेरे बच्चे, कैसे कर, सॉरी कहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, जानू कभी कभी होता है वो 25 वाली बात भी, यहां नहीं है। देखो मेरे बच्चे, अभी जो मोल्स ऊपर तुमने निकाले हैं वो कितने वॉल्यूम में आए थे, देखो वॉल्यूम ऊपर चल रहा था 26.2। ये जो मोल्स निकाले हैं वो कितने एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से आए, 26.2। और अब वो कह रहा है कि 250 में कितने होंगे, तो रेशो आ जाएगा। कैसे करना बच्चे, मेरे बच्चे 1.31 मोल्स एक्सपोनेंशियल -3 कितने वॉल्यूम में है, 26.2 में। 1.31 एक्सपोनेंशियल -3 मोल्स कितने वॉल्यूम में, 26.2 में। तो आप कहोगे कि 250 cm³ में कितने मोल्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें 2 और 1 का ले सकते हैं। नहीं नहीं भाई वॉल्यूम पे आएगा ना, कि इसने कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 cm³। तो पहले जो मोल्स हमने निकाले थे वो कितने वॉल्यूम में आए थे, 26.2 के एवरेज वॉल्यूम से आए थे। तो हमने कहा कि 1.31 एक्सपोनेंशियल -3 मोल्स कितने वॉल्यूम में है, 26.2 में। तो बताइए 250 cm³ में कितने मोल्स होंगे, रेशो कर लिया। क्या आ रहा है रेशो, 0.0125. 0.0125। क्या ये स्टेप समझ में आया। देखो रेशो से घबराना नहीं है, यूनिटरी मेथड से घबराना नहीं है। जहां सवाल फंसेगा यूनिटरी मेथड लगेगा, जहां सवाल फंसेगा यूनिटरी मेथड लगेगा। आपको उसने कहा था ये मोल्स आ गए, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में आ रहे थे, 26.2। अब एग्जामिनर कहता है 250 में बताओ कितने होंगे, तो 26.2 में इतने हैं, 250 में कितने, यूनिटरी मेथड से ले। आगे चलो, एवरेज वॉल्यूम चल रहा है ना पीछे से यार, कोई और वॉल्यूम है क्या दरमियान में, नहीं है ना। अच्छा कैलकुलेट, आगे देखो बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो नया डेटा आ गया, नया डेटा आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, 50 cm³ क्या चीज है, वॉल्यूम, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। निकालने क्या है, मोल्स। जल्दी से बताओ, मोल्स जब CV/1000, कॉन्सेंट्रेशन कितनी 1, वॉल्यूम कितना 50 डिवाइड बाय 1000, आंसर क्या आ जाएगा 0.05। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। आगे देखो, देखो एग्जामिनर तुम्हें स्पून फीड कैसे कर रहा है, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सारा कुछ लिख के दे रहा है, ये कर ले तू, ये कर ले तू, वो भी ना कर ले। बाय सब्ट्रैक्टिंग योर आंसर इन G फ्रॉम योर आंसर इन H। इसमें भी मैंने घरे बच्चे देखे हैं उल्टा कर जाते। बाय सब्ट्रैक्टिंग योर आंसर इन G फ्रॉम योर आंसर इन H, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच रिएक्टेड विद द कॉपर 2 ऑक्साइड इन C।
अब कह रहा है क्या करना है, बता तो रहा है कि दो आंसर्स को माइनस करने को कह रहा है। कौन से आंसर को? जी और एच को। मेरे बच्चे छोटे में से कम वैल्यू, बड़ी वैल्यू तो माइनस नहीं होती ना। अब आपके पास जी की वैल्यू क्या थी 0.05 और सॉरी एच की वैल्यू क्या थी 0.05 और जी की वैल्यू क्या थी 0.0125। तो डेफिनेटली माइनस क्या होगा? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। तो आप क्या माइनस करोगे? 0.05 माइनस 0.0375 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये वो मोल्स हैं जिन्होंने रिएक्ट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई नहीं? ये वो तुमसे करवा रहा है। ठीक है जी, आगे चलो। यूजिंग योर इक्वेशन, अब आ गया यूजिंग योर इक्वेशन इन बी पार्ट 3। बी पार्ट 3 कहां छोड़ कर आए थे? वो शुरू में जो इक्वेशन लिखी थी कहां गई? ये वाली कॉपर ऑक्साइड वाली। मैं दोबारा लिख देता हूं। बी पार्ट 3 में जो इक्वेशन लिखी थी क्या कहता है? यूजिंग योर इक्वेशन इन बी पार्ट 3। पहले इतनी बात लिख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की इक्वेशन थी, H2SO4 के साथ रिएक्शन होता था, कॉपर सल्फेट बनता था, और ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन थी। यूजिंग योर इक्वेशन इन बी पार्ट 3 डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन द सैंपल ऑफ सी। अब अभी ऊपर वाले पार्ट में हमें किसके मोल्स पता चले थे? H2 भाई H2SO4 के मोल्स पता चल गए ना हमें। और अब क्या कह रहा है? किसके मोल्स निकालो? कॉपर ऑक्साइड के। तो कैसे होगा? जब मैंने कहा एक से दूसरे में जाना होता है क्या करते हैं? रेशियो लगाते हैं। क्या रेशियो है इक्वेशन के हिसाब से? 1:1 का रेशियो है। जब 1:1 का रेशियो है इसका मतलब बराबर मोल्स होंगे। रेशियो 1:1 का आ रहा है ना। तो जब इसके 1 मोल होते हैं तो इसके भी 1 होते हैं। इसके 0.0375 होंगे तो इसके भी 0.037 ही होंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0.0375। रेशो कहां का लग रहा है? ज्यादातर जगह लग रहा है जहां दो डिफरेंट आप कंपाउंड्स को डील करोगे वहां पर क्या लग जाएगा? रेशो। क्या आ गए? कॉपर ऑक्साइड के मोल्स। इज दैट क्लियर? आगे चलो, क्वेश्चन एंड पे आ रहा है। पार्ट के। पार्ट के में क्या कहता है? यूज योर आंसर इन ए एंड जे। ए और जे। ए वो पहला वाला जो माइनस करके निकाला था, और जे जो अभी निकाला है। कहता है दो चीजें निकालें। नंबर 1 मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड निकालें। क्या निकालें? और क्या निकालें? परसेंटेज ऑफ कॉपर ऑक्साइड। भाई मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड पे पहले बात कर लेते हैं। मास निकालना है आपको। मास निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मोल और एमआर। मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर होता है ना। अगर मास निकालने को कह रहा है तो मोल और क्या चाहिए? एमआर। दोनों चीजें हैं। मोल निकाले अभी हमने, कितने मोल आए थे? मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर का फॉर्मूला होता है। और जब मास निकालना है तो एमआर जाके इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मोल ऊपर कितने निकाले अभी हमने? 0.0375। और एमआर कैसे निकालेंगे? देखो ये आपको वैल्यूज दी हुई है। तो कॉपर ऑक्साइड का एमआर कैसे निकलेगा? 63.5 प्लस 16। 63.5 प्लस 16। ठीक है जी। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का मास 63.5 और ऑक्सीजन का कितना? 16। दोनों को प्लस करेंगे। पूरा फाइनल आंसर बताइए भाई। मास निकालने को कहा था आपको। मास कैसे मिलता है? मास ओवर एमआर से। उसके लिए क्या चाहिए होता है? मोल। क्या निकाल कर आए थे पीछे? बिल्कुल निकाल कर आए थे। तो मोल आपने वहां से उठाया, एमआर आपने सीयू और ओ से कैलकुलेट किया, मास मिल गया आपको। इज दैट क्लियर? आ रहा है ना बेटा? दूसरा पार्ट भी तो है। अब उसके बाद फाइनल पार्ट आ गया, द परसेंटेज ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड इन सैंपल ऑफ सी। मेरे बच्चे यहां पर आपको कॉपर 2 ऑक्साइड का 1 मास मिला है, यहां पर 1 मास मिला है। और पार्ट ए में एक इम्प्योर सैंपल था। पार्ट ए में क्या था? इम्प्योर सैंपल था जिसमें कॉपर ऑक्साइड और कॉपर मिक्स हुआ था। हम प्योरिटी का फॉर्मूला पढ़कर आए। क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई बाय। अप्लाई कर दो। प्योर सैंपल कौन सा है? ये वाला 2.98। इम्प्योर वो था जो पार्ट ए में था। कितना था वो? 4.85 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 61.4। ये लो 17 मार्क्स आपके हो गए। 61.4%। ये हो गए आपके 17 मार्क्स। ठीक है जी। एक एक नंबर करके 17 मार्क्स मिले हैं आपको। क्या कहते हो? बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ बैठना है। आप ये नहीं कह सकते यार ये नहीं हो रहा। मैंने आपको ट्रिक बता दी। जहां नहीं हो रहा वहां रेशियो लगेगा। तुमसे लगा, अगर तुम्हें लगाना नहीं आ रहा तुम्हें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। यार लगाना क्यों नहीं आ रहा? जहां सवाल अटकेगा वहां रेशियो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ में आया एक सवाल? ये एक स्टैंडर्ड 17 मार्क का क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया है। कोई मसला तो नहीं है भाई? देखो ज्यादातर पार्ट यूं ही रिपीट होंगे। एवरेज वॉल्यूम निकलवाएगा, फिर मोल निकलवाएगा, फिर रेशो लगवाएगा, फिर मोल निकलवाएगा। कहीं कहीं नए पार्ट भी आ जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। नए पार्ट भी कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है।
ये सवाल सबको समझ में आ गया? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, Yes, यस sir. सर, समझ आ गया अब्दुल्ला कुछ बात समझ में आई है तुम्हें? सर, सब कुछ समझ आया है। चल मेरे बच्चे, अब मैं अपने वादे के मुताबिक एक सवाल और कराता हूँ, ठीक है? मिलकर करते हैं और देखना ये है कि पैटर्न क्या रिपीट होता है, और उस सवाल को करने के बाद फिर आपको मौका देंगे और फिर मौका ही मौका होगा आपके पास करने के लिए, ठीक है जी? तो अब हम एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये कौन सा साल का? 2007 था ना? बातें नहीं करो। चलो बेहतरीन सवाल आ गया, ठीक है? अच्छा, कैलकुलेशन वाले पार्ट पर हमें उबूर हासिल करना है। एक और सवाल आ गया जबरदस्त है, और उसमें एक नई बात भी सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। मैंने क्लास में करवाते हुए मोज में लिखवाई भी है। याद करो, एक्स H2O यहाँ नजर आ रहा है, अगर याद करो मोज मेरे साथ पढ़ा था तो मैंने बताया था इस एक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है। चलो बहरहाल शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। बेटा ये पेज नंबर 176 है बुक 1 का, और ये एयर है 2010 अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 41, वेरिएंट 41, वेरिएंट 41। आपका 2010 के बाद आपके हर पेपर के 3 वेरिएंट है, 41, 42, 43। आपके एग्जाम का जो वेरिएंट है वो 42 होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तीनों वेरिएंट्स करने हैं, ठीक है जी? बेटा पेज नंबर नई बुकलेट में 176 है। अगर एयर का रेफरेंस 2007 सॉरी 2010 अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 41। सवाल शुरू हो रहा है, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड आयरन आयन। निकाल लिया सबने? पेज नंबर 176 नई बुक 1 के अंदर, पेज नंबर 176। भाई क्या कर रहा है? चलिए बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ करेंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोशिश कीजिए रेपिटेशन देखें। देखिए उसी तरह की रेपिटेशन नजर आ रही है, वही माइनस माइनस वाला। चले जी, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा जंप करते हैं और देखते हैं कि सिर्फ हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाएंगे और उस क्वेश्चन से पहले की जो बकवास है वो पढ़ेंगे। चलें तो हम डायरेक्टली सवाल को छोड़ दें, दफा करें। हम आ गए, अ सैंपल ऑफ आयरन 2 सल्फेट वाज एडेड टू अ प्रीवियसली वेट कंटेनर, ब्ला ब्ला ब्ला, मास कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर और प्लस क्रिस्टल्स दिया हुआ है और मास ऑफ कंटेनर दिया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ क्रिस्टल्स। कैसे करेंगे भाई? बताओ भाई। 11.22 माइनस 4.98 क्या आ जाएगा? 6.2. देखो ये चीज रिपीट हो गई पुरानी, बिल्कुल। आगे चलो, उसके बाद इंडिकेटर का कलर वाला पूछता है, वो देखो इंडिकेटर के कलर पे आ गए। आगे चलते हैं। द सैंपल डिसॉल्व ब्ला ब्ला ब्ला, G was put into a burette. G was put into a burette and run into the conical flask containing H. G को कहां डाला है? ब्यूरेट में। अब ये G था क्या? चलते हैं। G था पोटेशियम पर मैग्नेट। G क्या था? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब जहां मुझे लगा कि हमें G तो हमने देखा ही नहीं, हम जाके पीछे चले गए, तो G पोटेशियम पर मैग्नेट था। और H क्या था भाई साहब? H जो था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। H क्या था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना? यहां मैं लिख भी देता हूं, G जो था वो KMnO4 था और H जो है वो H2। अब उसने पूछा है व्हाट वाज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क। G डालने से पहले क्या होगा, G डालने के बाद क्या होगा? बहुत आसान है मेरे बच्चे। आपने KMnO4 का कलर याद है? पर्पल टू पर्पल। पर्पल टू KMnO4 खुद कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। चलो अब G was before G was added, before G was added का मतलब क्या हुआ? H में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? H में। H2O का कलर क्या होगा? H2O का कलर क्या होगा? कलरलेस। क्या ये बात समझ में आती है? और जब एंड पॉइंट आएगा, जब इसमें पर्पल केमिकल ढुसेड़ दोगे तो कहां जाके एंड होगा? फिर कलरलेस होएगा। चबला गया क्या? तो अब जो बच्चे रट्टा लगा के जाते पर्पल टू कलर, पर्पल टू कलर, फंस जाते हैं। मैं इंडिकेटर पढ़ाते बता रहा था कि आप ये रट्टा नहीं लगा सकते कि पर्पल टू कलर, आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। भाई एसिड का कोई कलर नहीं था तो सॉल्यूशन कलरलेस था। अब इसमें जब पर्पल केमिकल घुसेड़ोगे तो पर्पल एक्सेस में जाके खत्म होगा और एंड में रिजल्ट पर्पल आ जाएगा। तो इसलिए अगर रट्टा लगाया है पर्पल टू कलरलेस का तो यहां तो बेटा गए, आपके 1 मार्क कटेगा पूरा।
तो मैं ये कल भी बता रहा था इंडिकेटर का टॉपिक पढ़ाते हुए कि इंडिकेटर में आप स्पेसिफिक कलर का रट्टा नहीं लगा सकते, सिचुएशन टू सिचुएशन कलर चेंज होगा। पर्पल टू कलरलेस बिल्कुल होता है जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन होता है, लेकिन यहां पर उसने पूछा था एसिड में क्या कलर है, आपने बताया एसिड में तो कोई कलर होता ही नहीं है। और जब उसके बाद इसमें केमोनोफोर डालोगे, पर्पल कलर सोल्यूशन डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, एक्सेस में पर्पल खत्म होगा तो सेकंड में एंड में कलर क्या बचेगा, पर्पल। आगे बात समझ में आ गई? पर्पल लिख लो या वायलेट लिख लो, एक ही बात। आगे चलो फिर आ गई ब्यूरेट्स और फिर आ गई रीडिंग। भाई रीडिंग बताओ, डायरेक्ट डायरेक्ट पहली रीडिंग बताओ। 0 और 22.8 रीडिंग नजर आ रही है सबको? ये 0 हो गई और 22.8 हो गई। फिर अगली रीडिंग क्या है? 17.5 और 5, 39.7। 7, उसके बाद क्या है? 8.9, और 31.3। भाई रीडिंग देखने में किसी को गड़बड़ तो नहीं है? फिर क्या करेंगे? माइनस करो। ये क्या आ गया? 22.8। ये कितना आ गया? 22.2 और ये भी 22.2। अरे बताओ ना यार कितना आ रहा है? 22.4, 22.4। अब अगर आप डिफरेंस देखें तो दो क्लोजेस्ट रीडिंग कौन सी है? 2 और 3 वाली है ना, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 वाली। तो इस पे आपने ऐसे टिक कर दिया। क्या ख्याल है अहमद, अली भाई अहमद? क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब क्या करवाएगा आपसे? एवरेज वॉल्यूम निकलवा लेगा। भाई देखो ना पैटर्न रिपीट हो रहा है, साल तो अलग है, जंप कर लिया हमने 2007 के बाद 10 पे चले गए, लेकिन पैटर्न रेपिटेशन नजर आ रही है आपको। अब जनाब आली क्या कहता है? यूजिंग द रिजल्ट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ जी। हाँ क्या होगा एवरेज वॉल्यूम? 22.3 प्लस 22 डिवाइड बाय 2, या दैट इज 22.3। ठीक है आगे चलो। आगे चलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा लड़की? नबिया, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई हुड़िया चकजई, ये क्या है? ये क्या चीज दी मैंने? अरे बोलना क्या चीज दी मैंने? कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कहता है कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 वर प्रेजेंट इन एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम ऊपर आ गया, 22.3 का एवरेज वॉल्यूम आ गया। और क्या निकालने हैं? मोल्स। क्या दी हुई है? कॉन्सेंट्रेशन। बताओ भाई कैसे करेंगे? CV अपॉन C कितना? 0.02। वॉल्यूम कितना? 22.3 डिवाइड बाय क्या आ रहा है भाई? 4.46 एक्सपोनेंशियल -3। 4 आ रहा है, 3 आ रहा है भाई बताओ? -4, -4 आ रहा है। भाई कैलकुलेटर पे करना, एक दफा में सही करना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब यहां देखो, यहां पर इक्वेशन नहीं दी हुई, लेकिन रेशो का किसी और तरीके से दिया हुआ। क्या लिखता है? 5 मोल्स ऑफ FeSO4 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ, ये क्या हो गया? रेशो हो गया ना। 5 मोल्स ऑफ FeSO4, रेशो किसका दिया हुआ है? FeSO4 और KMnO4 का। क्या कहता है? जब FeSO4 के 5 मोल होते हैं तो KMnO4 के कितने मोल्स होते हैं? 1। फिर कहता है कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeSO4 वर प्रेजेंट इन 25 cm3। तो अब कैसे निकालेंगे? पीछे मोल्स निकाल के आए हो, कितने मोल्स से? 4.46 एक्सपोनेंशियल -4। तो 5:1 का रेशो है, तो आप क्या करोगे? 4. क्या था? 46। क्या कह रहे हो? अबे KMnO4 के मोल थे ना जी। क्या? आपने लिखा था KMnO4 है और अबे यहाँ कहाँ H आ गया? जो सवाल चल रहा है उसमें क्या कहता है? 5 मोल्स ऑफ FeSO4 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ KMnO4, ये कह रहा है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeSO4 वर प्रेजेंट इन 25 cm3 ऑफ H। 20 में 20 FeSO4 ही मौजूद है ना भाई, H2SO4 उसमें भी डाला है, FeSO4 ही मौजूद है। H जाके देखो ना यार पीछे पूरा, ये देखो। The sample was dissolved in 100 cm3। ये सैंपल चल रहा था, इसी में बाद में 100 cm3 H2SO4 डिसॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार किया। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार? सवाल चल रहा है, उसको चलने दो। क्या कहा हमने? 5:1 का रेशो है। अब इसके KMnO4 के मोल्स निकाल के लाए थे आप कितने? 4.46 एक्सपोनेंशियल -4। रेशो क्या कर लोगे FeSO4 के साथ? x का। अब सॉल्व कीजिए, 5:1 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा बताइए? 2.23 एक्सपोनेंशियल -3। तुम सॉल्व नहीं कर रही? 5:1 दिया हुआ था, उसको सॉल्व करके हम किस आंसर पे पहुंचे? 2.23 एक्सपोनेंशियल -3। ये आ गए किसके मोल्स? FeSO4 के मोल। कितने मोल इनके यहां से?
अब आगे क्या पूछता है, 250 में कितने होंगे भाई, 25 में इतने, 250 में कितने होंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लें, 25 में इतने हैं, 250 में कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा 2.23 एक्सपोनेंशियल -2 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर भाई, समझ में आ गया? 25 में इतने हैं, 250 में कितने होंगे, रेशो करके कर लो भले से। आगे चलें, यूजिंग योर आंसर टू एफ, एफ में क्या निकाले हैं, मोल्स, किसके, FeSO4 के, भूलना नहीं, मोल्स निकालने हैं FeSO4 के। यूजिंग योर आंसर टू एफ, कैलकुलेट द मास ऑफ FeSO4। भाई मास कैसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr से, ठीक है जी। तो Fe और SO4 के एटॉमिक मासेस दिए में, तो आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr, मास निकालना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मोल इंटू mr मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू मास। मोल कितना है 2.23 एक्सपोनेंशियल -2, और mr कैसे निकालोगे, क्या कह रहे हो, अबे यूजिंग योर आंसर टू एफ भी तो लिखा है, क्या अंधी है क्या, पूरा पूरा नहीं पढ़ रही क्या, यूजिंग योर आंसर टू एफ लिखा है नहीं लिखा है, लिखा है ना नहीं जाने। ओरिजिनल सैंपल 250 cm भी है, पीछे जाके देखो, ठीक है जी। तो अब यहां पर क्या बोल रहा था मैं यार, FeSO4 का वो निकालेंगे, mr कैसे निकालेंगे बोलो, Fe का कितना है 56 प्लस S का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 × 4, ठीक है, सॉल्व कीजिए और मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। ये फाइनल आंसर है, क्या है 3 एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आ रहा है नहीं आ रहा भाई, बाकी बच्चे कंफर्म करें, यही आ रहा है 3.39 आ रहा है ऑनलाइन वालों। बेटा फिर सुन लो, आपको मोल निकाल लिए थे आपने ऊपर वाले पार्ट में इंशाल्लाह साइनमान, और आखिर में क्या कहता है, मास निकालो, और AR का डाटा भी दे देता है, तो इसका मतलब चिल्ला के बता रहा है कि मास अपॉन mr का फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए। तो आपने किया भाई, यही आंसर आ रहा है, अली भाई बता दीजिए कुछ, 3.39 आ रहा है, ये क्या मिल गया हमें अलिशबा सिकंदर, मास ऑफ FeSO4 मिल गया। ऑनलाइन वालों बात समझ में आती है वाले पार्ट की या नहीं आती? आती है। अब आ जाओ मेरे बच्चे, यूजिंग योर आंसर टू ए एंड जी, याद रखो जी में क्या निकाला है हमने, मास ऑफ FeSO4 निकाला है, और ए जाके देखो, ए में क्या था, ए में था मास ऑफ आयरन सल्फेट, जिसमें जो हाइड्रेटेड था, जिसमें वाटर भी शामिल था। अब आ जाओ वापस चलते हैं, क्या कहता है, यूजिंग योर आंसर टू ए एंड जी, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन द सैंपल ऑफ FeSO4.XH2। आप देखिए पार्ट ए में जो मास है उसमें आयरन सल्फेट के मास के साथ वाटर भी घुसा हुआ है, और अभी जो आपने मास निकाला है वो सिर्फ किसका है, आयरन सल्फेट का। तो क्या करेंगे, जो टोटल मास था मिक्सचर का, उसमें से सिर्फ आयरन सल्फेट का मास क्या कर देंगे, माइनस, तो पता चल जाएगा वो कितना मास था, 6.24 माइनस 3.39, तो वाटर का मास बताइए कितना आ जाएगा, 2. क्या किया हमने भाई, जो ए में था वो इम्प्योर मास था ना, उसमें FeSO4 प्लस वाटर का मास था। अब यहाँ पर FeSO4 का मास ऊपर आया, दोनों को माइनस किया तो वाटर का मास आ गया, ठीक है जी। आगे चलिए, यूजिंग योर आंसर टू H, अब देखो पीछे वाले आंसर्स को कैरी करने के लिए कह रहा है, H का आंसर यूज कीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बहुत मुश्किल है भाई, मास निकाल लिया, मोल तो निकाल ही नहीं सकते, कैसे निकालेंगे, मास ओवर mr, मास कितना आया था 2.85, और वाटर का mr कितना होता है 1 × 2 + 16 करेंगे यानी 18 आ जाएगा, 2.8 डिवाइड बाय 18 इज 0.158। इज दैट क्लियर? मास ओवर mr करके वाटर के क्या निकाल दिए, मोल्स। सवाल खत्म नहीं हुआ अभी भी, आगे चले, यूज योर आंसर टू F एंड I, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब x निकालना है, वैसे जिन बच्चों ने मुझसे मोल पढ़ा है उनको x का मैं वैसे भी फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या होता है, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। ये फॉर्मूला हमने बुक में मोल्स के चैप्टर में लिखा है, जिनके पास नहीं है वो लिख भी लें। x निकालना हो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। यही वो भी करवा रहा है तुमसे, क्या देखो कहते हैं F और I इस्तेमाल करें। I में क्या निकाला है, मोल्स ऑफ वाटर निकालें, और F क्या था, मोल सॉल्ट निकाले थे। F में क्या निकाला था, मोल्स ऑफ सॉल्ट, और जो है क्या था आगे I में क्या निकाला है, मोल्स ऑफ वाटर। तो हमने क्या करना है, सिंपल दोनों को डिवाइड करना है। तो x इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर कितने थे भाई 0.158, और मोल्स ऑफ सॉल्ट कितने थे
2.23 एक्सपोनेंशियल माइनस 2.23. 2.23 एक्सपोनेंशियल -2 -2 है ना, कितना आ रहा है 7.08। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 7 लिख लेंगे। राउंड ऑफ होल नंबर में राउंड ऑफ करोगे क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो होल नंबर में होता है, तो 7.08 आ रहा है, आप 7 लिखोगे, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट करोगे इसको 7 के बराबर, होल नंबर में लिखेंगे इसको हमेशा। क्या कहा हमने, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ, देखो इसका फॉर्मूला एग्जामिनर ने दिया नहीं था, उसने ये तो कह दिया था दोनों को यूज करें, लेकिन कैसे करें ये आपको थ्योरी में सिखाया गया है कि भाई अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने होते हैं तो सॉल्ट के मोल्स को वाटर के मोल से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कहता है राइट द फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड आयंस। अब अभी तक फॉर्मूला कैसा लिखा हुआ था, FeSO4.XH2O चल रहा था, क्या अब हमें फॉर्मूला पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गई ना कितनी है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा FeSO4.7H2O, एक एक नंबर, ठीक है जी। x की वैल्यू निकल गई है ना, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हाइड्रेटेड का, FeSO4.7H2O। इज दैट क्लियर? अब आगे कुछ थ्योरी का पार्ट भी आ गया, ये हर पेपर में नहीं आता, इस तरह की पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि हर पेपर में कुछ इस तरह के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी घुसेड़ देते हैं, एक एक दो मार्क करके, ठीक है जी। तो इवेंचुअली जैसे जैसे थ्योरी पे आपकी कमांड बढ़ेगी या प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, यहां तक आ गया समझ में? अब ये दो नए पार्ट हैं, ये रेपिटेटिव नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। एक्सप्लेन बाय द रिएक्शन बिटवीन एक्वस आयरन 2 सल्फेट एंड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स। कहता है भाई ये दोनों रिएक्शन रिडॉक्स की एग्जांपल क्यों है, तो आप क्या कहते हैं, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और FeSO4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप इसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे ड्यूरिंग दी दो। अच्छा याद रखो, जब 2 नंबर का कोई सवाल, कोई पार्ट 2 नंबर का होगा ना, याद रखना उसमें वर्किंग रिक्वायर्ड है, उसमें रीजनिंग रिक्वायर्ड है। मैथमेटिकल क्वेश्चन भी जो 2 नंबर का आ जाएगा, समझ लेना वो मनूस क्वेश्चन है, तुम्हें उसको आसान मत समझना। एक एक नंबर का पार्ट है, तुमसे नहीं हो रहा इसका मतलब है तुम चूक रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। लेकिन जो 2 नंबर का है, तुम्हें एट अ ग्लांस अगर समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा सोच लेना कि ऐसा नहीं हो चौड़े रंग में कर दिया और गलत हो। 2 नंबर का जो मैथमेटिकल पार्ट है, ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ है उसमें ट्रिक जो अप्लाई करनी, ठीक है जी। एक एक नंबर के पार्ट यूजुअली सिंपल होते हैं। तो ये थ्योरी का सवाल पूछा गया है कि FeSO4 और KMnO4 जो है वो क्यों हम कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन है। तो वी नो कि जो KMnO4 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूस, और FeSO4 क्या होता है, रिडॉक्स में हम पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी खुद क्या होगा। तो हम यही इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन Mn of KMnO4 is reduced, oxidizing agent क्या होगा, reduce, and Fe of FeSO4, अबे मैं बोल रहा हूँ वो तो सुना, बहरा तो नहीं है, सुनाई तो दे रहा है। During the reaction Mn of KMnO4 is reduced, और अगर कोई बच्चा बहुत चीता है तो उसको ये भी याद होना चाहिए कि +7 से ये +2 आता है, और Fe +2 से +3 में कन्वर्ट होता है। अगर आप ये लिख दें तो क्या कहते हैं, मजा ही आ जाएगा कि आपको ये पता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी रिड्यूस होगा, और जो FeSO4 होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो आपसे एग्जाम में पूछा था भाई ये रिडॉक्स क्यों है, तो आप बता रहे हो KMnO4 इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और FeSO4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और अगर कोई बहुत ही चीता है वो पूरा एक आंसर लिखते हैं इस तरह से कि Mn has oxidized has reduced from +7 to +2, और Fe जो है वो has been oxidized from +2 to +3। Therefore जब आप कहते हो कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाती है तो we call it रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको 2 नंबर में ये बताना है कि कौन इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन इसमें रिड्यूस हुआ है। चार्ज भी मेंशन कर दे तो मजा ही आ जाए। उसके बाद आ जाए सजेस्ट, last part, suggest why a similar titration cannot be used to find out the value of X in FeCl3.XH2O। कहता है कि similar titration हम क्यों नहीं कर सकते, suggest why a similar titration cannot be used to find out the value of X in FeCl3। इसी titration के थ्रू हम X of FeCl3 की वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोल्स ऑफ भाई और हम x अभी हमने पूरा कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन में हमें मोल्स ऑफ सॉल्ट पता चले, किसके सॉल्ट, किसके मोल से, वो FeSO4 के, और फिर मोल्स ऑफ वाटर पता चले, और उसके बाद फिर हमने जनाबे अली दोनों को डिवाइड करके सॉल्व। एक और बात समझने की है, थोड़ी सी थ्योरी है, समझा दूं मैं। देखो FeSO4 में Fe का चार्ज है +2,
तो वाटर जो अट्रैक्ट होंगे वो डिफरेंट क्वांटिटी में होंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? जो कि उस चार्ज से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जबकि FeCl3 में Fe का चार्ज क्या है? +3 है। तो क्या FeCl3 से जिसका चार्ज +3 है, क्या सेम अमाउंट ऑफ वाटर इंटरैक्ट करेंगे? नहीं। No. ऑक्सीडेशन स्टेट FeSO4 में Fe की +2 है, तो उससे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्रिस्टलाइज होगी वो डिफरेंट होगी। और FeCl3 में Fe का चार्ज +3 है, तो इसलिए उससे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर अट्रैक्ट करेगी वो डिफरेंट होगी। तो अगर हम सिमिलर टाइट्रेशन को यूज भी करें तो हमें X क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? डिफरेंट। मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे? चेंज। जो मोल्स ऑफ वाटर FeSO4 से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो FeCl3 से अट्रैक्ट नहीं होंगे, डिफरेंट नंबर अट्रैक्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि Fe का चार्ज क्या है? डिफरेंट है, +3 चार्ज है। समझ आ रही है बात? तो एक नंबर का सवाल है, एक नंबर में आपको सिर्फ एक कीवर्ड की कॉन्सेप्ट का भाषण देना होता है। आप क्या लिखोगे? ड्यू टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट of iron from +2 to +3, X would be different. Sir, जी बेटा, sir, हम सिंपल ये नहीं लिख सकते कि mole of salts are not present. मोल्स ऑफ क्या बोला बेटा? Mole of salt is not present. नहीं बेटा, वो कह रहा है सिमिलर टाइट्रेशन क्यों नहीं यूज कर सकते FeCl3 के लिए? अगर आप सिमिलर टाइट्रेशन करेंगे तो FeCl3 के कुछ ना कुछ मोल्स तो आ जाएंगे ना, लेकिन वाटर के मोल्स चेंज हो जाएंगे। आप समझो कि अगर आपके पास इसी तरह की टाइट्रेशन को रिपीट करोगे तो FeCl3 के इंडिविजुअल मोल्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन उसके रेशियो में जो वाटर के मोल्स हमने FeSO4 में निकाले वो सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं सेम होंगे? जो अभी हमने बताया कि Fe3 का जो चार्ज है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वाटर क्रिस्टलाइजेशन का नंबर जो अट्रैक्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Okay. तो बेटा ये आपने दूसरा क्वेश्चन देखा 17 मार्क का। आपको क्या नजर आया? इस 17 मार्क में 2-4 मार्क्स तो ऐसे हैं जो चेंज हो जाएंगे, 2-4 मार्क्स ऐसे हैं जो कि पैटर्न पे नहीं चल रहे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऐड ऑन हो रहे हैं। जैसे पिछले वाले के अंदर हमने कॉपर ऑक्साइड की इक्वेशन देखी, इस वाले के अंदर हमने ये आखिर का कुछ पार्ट देखा, लेकिन दरमियान की जो सारी मैथ्स है 10-12 नंबर की वो बिल्कुल रेपिटेटिव चली है। आपको पहले उसने एवरेज वॉल्यूम निकलवाया, फिर उसने मोल निकलवाए, फिर रेशो लगवा के किसी और के मोल्स निकलवाए, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन निकलवा लिया, फिर 25 का करवा लिया, फिर 250 का करवा लिया, फिर नई इक्वेशन दे दी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? रिपीट होंगी। ठीक है मेरे बच्चे? अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो आप करेंगे और मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है जी? तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का करेंगे। ठीक है जी? तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का करने जा रहे हैं बच्चों। आप चले जाइए, और बिल्कुल आप चले जाइए हमेशा के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं। सर एक सवाल था। जी बेटा अब्दुल्ला बोले। सर जो क्लासेस होती हैं वो किस किस दिन होती हैं हमारी? सॉरी? जो हमारी क्लासेस होती हैं केमिस्ट्री की वो कौन कौन से उसमें होती हैं, डेज में मंडे, होती हैं? वेडनेसडे और अब संडे को भी होगी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, चले बेटा पेपर निकाल लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंट 4-1, अक्टूबर नवंबर बुक 2 के अंदर पेज नंबर 47, बुक 2 के अंदर 47 पेज नंबर 47, बुक 2 के अंदर पेज नंबर 47। अक्टूबर जो पेपर रेफरेंस है वो है अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंट 4-1, अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंट 4-1। सवाल स्टार्ट हो रहा है लाइमस्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी? इस सवाल को आप करेंगे, मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करूंगा। लेट्स सी कि आप कहां तक कितना करते हैं और क्या पहुंचते हैं। बेटा पेपर निकाल लीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। पेज नंबर 47 नई बुक में, सेकंड बुक में पेज नंबर 47 जी। बेटा रेफरेंस है हमारा अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंट 4-1। हाँ करो। और बुक 2 के अंदर ये पेज नंबर 47 है।
बुक 2 के अंदर ये पेज नंबर 47 है। शुरू करेंगे, मैंने तरीका बताया, टाइम बचाने का भी तरीका बता दिया। शुरू करें, जहां अटकेंगे वहां पर रुक जाइएगा, पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे। पहला सवाल तो वहीं से शुरू होता है, मास ऑफ कंटेनर प्लस लाइमस्टोन और फिर मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर दिया हुआ है। करते जाएं, शाबाश। कितना आ जाएगा? 4.5. फिर आपको एक नंबर का एक पार्ट पूछा हुआ है, नेम द कंटेनर इन विच सोल्यूशन टी शुड बी मेड। जरा देखते हैं सोल्यूशन टी क्या था। The student transfer the content of the beaker into another container and the volume is made up to 250 cm cube. भाई 250 cm cube किस कंटेनर में आएगा? ब्यूरेट में आएगा क्या? ब्यूरेट में आएगा क्या? मुझे बताओ, ब्यूरेट में आएगा क्या? सकता है इसमें आएगा। या तो कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, या आपको बीकर चाहिए, या कोई बड़ा कंटेनर चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ कॉनिकल फ्लास्क लेकर चल लें, या सिंपल मेजरिंग फ्लास्क लिख दें, या बीकर लिख दें, सारे सही होंगे। ठीक है जी। सर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिख सकते हैं? बेटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अगेन बहुत जनरल टर्म है ना, ये सारे बीकर को भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कह सकते हो भाई। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उस कंटेनर को कहते हैं जिसमें वॉल्यूम मेजर हो सकता है, तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज अगेन अ वेरी जनरल टर्म। राउंड बॉटम फ्लास्क भी एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो आप कुछ भी लिख दो यहाँ ठीक होगा, लेकिन कुछ ब्यूरेट और पिपेट नहीं लिख सकते। ब्यूरेट पिपेट लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें 200 क्यूब नहीं आता। आगे चलो, कलर चेंज पूछा हुआ है भाई। कलर चेंज क्या होगा? क्या? an aqueous solution of 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide is put into a burette. ब्यूरेट में है, रन इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। इसका मतलब है एसिड कहां चला गया? फ्लास्क के अंदर। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है एसिड वाली कंडीशन में क्या था? रेड, और बेस में डालने पर क्या हो जाता है? येलो। तो ये क्या आ जाएगा? रेड टू येलो। अब फिर मैथ्स वाला पार्ट शुरू हो गया। शुरू हो जाओ बेटा, शाबाश, ठक करो, शाबाश। हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व? कोशिश करनी है 5 मिनट में निकालें, 2 19 हो रहे हैं, 5 मिनट में सवाल पूरा करें, शाबाश। 5 मिनट्स। जी आराम से चर्चा करें, फीडबैक दूंगा। हाँ ये तो Done. बेटा हो गया जी सर। भाई? रीडिंग निकल गई, आगे चला दूं? सर बहुत आसान है। करो करो, शाबाश शाबाश शाबाश। एवरेज वॉल्यूम कितना है? 29.5। एवरेज वॉल्यूम 4.5 आ रहा है। क्यों? अगर मुझे गलत ही होगी ना, मैं बुद्धि पे चपेट करूंगा, ऐसा बुरा लगाया पक्का 29.5 क्यों आ रहा है? ये बता, तुम्हारा क्या है? करो ना उसको, देख देख के करोगे, खुद से करो ना।
वो अभी यार नाम कर रहा हूँ ना यार, यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चीज हो या अख्तर, समझ में आ गया तुम्हें? खुले बात तुम फिर अब बोली तुम लड़की होने का पूरा फायदा उठाओ फ्राइडे को, समझ प्रॉब्लम वही तो सोच रहा हूँ, तुम छोड़ तुम क्योंकि आप घोड़ी हो गई हो। वो कहाँ है वो नहीं आई, क्या नाम है उसका, हसीना। चोरी हो गई। तुम क्या कर रहे हो? आजकल नहीं आ रही ऐसा मैं लगा फसीहा अब्दुल्ला कर भी मुझी से Yes. सर मैं Yes, एज पार्ट पे पहुंच गया हूँ। करो 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 जाना नंबर किसके बोल निकाल के लाए हो, नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाले आगे हाइड्रोक्साइड क्या समझे, इधर देखो ना, नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ निकाले, यहाँ HCl के पूछे में ये रेशियो सेम ही हो जाएगा। घर चले चले अबे निकलने काम कर ले, एक तो उम्मीद है पास होने की, वो भी तुम बराबर नहीं ना, TVM 1000 की संख्या में ठीक है, पीछे इसका ये था ना वॉल्यूम 29। हाँ बोलो, चलो प्राइवेट वालों को पता नहीं होता, अरे तुम आप कहाँ पे लगे ना, सिया अब्दुल्ला सर मैं के पार्ट पे हूँ बस।